हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त नितेश शर्मा। आवर ऑनलाइन क्रैश कोर्स सेशन रिगार्डिंग टारगेट IIT JEE नीट इज कंटिन्यू इन द प्रोसेस और हम अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिवीजन में ब्लॉक केमिस्ट्री को फिनिश कर चुके हैं। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक आपको प्लेलिस्ट में लेक्चर मिल जाएंगे। यू कैन सर्च एनी ऑफ द लेक्चर ऑफ द ब्लॉक केमिस्ट्री जस्ट बाय सर्चिंग ब्लॉक केमिस्ट्री बाय NDS सर। यू विल गेट ऑल द इंटरेस्टिंग लेक्चर्स ऑफ द ब्लॉक केमिस्ट्री। और अब हम P कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लेक्चर 2 के साथ आए हैं। इससे पहले हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लेक्चर 1 में भी प्रॉब्लमिस्टिक अप्रोच रखी थी, उसमें भी क्वेश्चन एंड आंसर अप्रोच के थ्रू हम कॉन्सेप्ट पे गए थे। आज उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हुए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लेक्चर 2 में भी वी विल डिस्कस अबाउट द रिवीजन ऑफ द ऑल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री थ्रू Q&A अप्रोच। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आएगा, अगर आपको आता है वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। इट विल डेफिनेटली चेक योर कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। चलो लेट्स स्टार्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लेक्चर 2 प्रॉब्लमिस्टिक अप्रोच। स्क्रीन पे देखिए, आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। स्टार्ट कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और आपको एक और बता दूं, इससे पहले मैंने आज के दिन ही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लेक्चर में एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर डाला है। शॉर्ट बट वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर रिगार्डिंग द कार्बोनिल बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है। छोटा सा लेक्चर है लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है, आप उसको जरूर देखिए। 20 से 25 मिनट का लेक्चर ये बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है, इससे पहले भी डाला हुआ है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। 2 क्वेश्चन आएंगे आपको। पहला क्वेश्चन देखिए कि द जॉन टेलर इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और दिस हैज बीन आस्क्ड इन नीट फेज 2। नीट 2016 में पूछा गया है फेज 2 एग्जाम के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है। चलिए अब बताइए, अब पहली बात तो बच्चों को पता नहीं होता कि व्हाट इज द जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पता है क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो होता है, देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आपको पता है 6 लिगेंड होते हैं। दे आर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मान लीजिए ये लिगेंड एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये वाई एक्सिस के अलोंग है, ये जेड एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, मान लीजिए जेड एक्सिस के अलोंग जो लिगेंड्स होते हैं उनके अंदर बॉन्ड स्ट्रेंथ में स्ट्रेचिंग आ जाए और लिगेंड्स बाहर की तरफ स्ट्रेच करें, तो इसमें क्या होगा? इलोंगेशन हो जाता है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो ये ज्योमेट्री जो है ऑक्टाहेड्रल वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में कन्वर्ट हो सकती है, जस्ट लाइक दैट। इसको जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बोलते हैं। देखो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का सबसे सीधा मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अगर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का कोई भी क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो लिख लो, आपको एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ सीधा कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन D4 और D9, यानी कि आप कोड याद रखो 49, D4 D9 और कॉम्प्लेक्स लेना है आपको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, HS का मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। जब भी कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस जो D4 D9 और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब होंगे? जब आपका लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, याद करके नोट कर लो, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, D4 D9 के केस में आपका HS वीक फील्ड लिगेंड होगा। और इस केस में आपको बता दूं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। जॉन GT डिस्टॉर्शन बोलते हैं इसको, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। मतलब डिस्टॉर्शन क्यों बोला है? बिकॉज द कन्वर्जन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री टू द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ द लिगेंड्स along the Z एक्सिस। ठीक है, तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन हो जाता है। स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन, देखो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन 2 टाइप का होता है, एक स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन, एक वीक डिस्टॉर्शन। स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन कब होगा? सुनो, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन की कंडीशन सुन लो। स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कब होगा इसकी कंडीशन सुन लो, बता देता हूं। इसकी कंडीशन एक ही है, वो कंडीशन है कि EG जो ऑर्बिटल होता है ना, EG ऑर्बिटल जिसको हम डबली डिजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं, EG ऑर्बिटल्स के अंदर अनसिमेट्रिकल फीलिंग होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की फीलिंग कैसी होनी चाहिए? अनसिमेट्रिकल। दोस्तों ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत कम यूट्यूब लेक्चर्स आपको चैनल से मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए जाते हैं। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। क्या बोला है मैंने कि D4 D9, अभी आपको फिल करके दिखाऊंगा। D4 D9 अगर 49 कोड याद रखो, 49 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्स कैसे बनेंगे? हाई स्पिन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट लगता है, जो पेयरिंग एनर्जी होती है वो कम होती है।
और सॉरी ये कॉन्सेप्ट लगेगा दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो पेयरिंग एनर्जी से कम होती है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के अंदर स्प्लिटिंग होगी, पेयरिंग नहीं होगी। तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। इलेक्ट्रॉन विल ट्राई टू रिमेन इन द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, ठीक है, अपर एनर्जी ऑर्बिटल में चले जाएंगे, ठीक है। तो इसका लॉजिक क्या लगेगा, देखो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की कंडीशन क्या है, ईजी ऑर्बिटल जो है डबली डिजेनरेट ऑर्बिटल वो अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। देखो कंडीशन फुलफिल करके दिखाता हूं। मान लीजिए आपके पास दो कंडीशन है, नीचे ऑर्बिटल कौन से होते हैं, 3, ऊपर होते हैं 2। तो नीचे के ऑर्बिटल्स को बोलते हैं T2G। पता होगा आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर 5 डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं, वो 2 सेट में स्प्लिट हो जाते हैं, 3 का सेट अलग, 2 का सेट अलग, ऊपर के सेट को बोलते हैं EG। T2G होता है ट्रिपली डीजनरेट, नीचे के 3 ऑर्बिटल की एनर्जी एक जैसी होती है। ये होते हैं DXY, DYZ, DXZ। पता होना चाहिए आपको ये भी। ये नीचे वाले कौन कौन से हैं, DXY, DYZ, DXZ। और ऊपर वाले 2 कौन से होते हैं, DX² - Y² और DZ²। लिख देता हूँ फिर काइंड इन्फॉर्मेशन, डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। एक होता है DX² - Y² और एक होता है DZ²। और नीचे वाले 3 कौन से होते हैं, DXY, DYZ और DZX या XZ कह दो, ये ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। अब देखो D4 फिल करना है, लिगेंड वीक फील्ड है, तो कैसे भरेंगे, 1 2 3, 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। अब देखो ऊपर का ऑर्बिटल EG है, EG के अंदर इसमें 1 आ रहा है, इसमें 1 भी नहीं आ रहा, तो ये अनसिमेट्रिकल फीलिंग हो गई। कैसी होगी, देखो सिमेट्रिकल तो ये होती है ना, सिमेट्रिकल 2 प्रकार से होगी, या तो इसमें 1 आए इसमें 1 आए, तो सिमेट्रिकल फीलिंग हो गई। इसमें 1 आए इसमें 1 भी ना आए, ये अनसिमेट्रिकल हो गई। और एक सिमेट्रिकल ये भी है, दोनों में 2 आए, ये भी सिमेट्रिकल है। तो 2 या 4 नहीं आने चाहिए, 1 या 3 में होता है। हो गया समझ में। तो ये हो गई EG के अंदर अनसिमेट्रिकल फीलिंग। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। और D9 का केस और देखो, D9 के केस में क्या होगा, पहले 1 2 3 4 5 भर दिए, 6 7 8 9। अब देखो इसमें 2 आ रहे हैं, इसमें 1 आ रहे हैं, ये फिर से अनसिमेट्रिकल फीलिंग हो गई। समझ में आ रहा है मेरा कॉन्सेप्ट, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो D4 D9 के केस में, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के केस में वेरी स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन टेक्स प्लेस, इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आ गया कॉन्सेप्ट समझ में। अगला देखो, एक तो ये कंडीशन ध्यान रखनी है, और एक कोड याद रखना है 1 2 6 7 हाई स्पिन, ठीक है। 1 2 6 7 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के केस में यहां पर क्या होता है, यहां पर वीक डिस्टॉर्शन होता है। और एक 1 2 4 5 लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर यहां भी क्या होता है, वीक डिस्टॉर्शन होता है। मतलब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा जरूर, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो। कहां पर 1 2 6 7, 1 2 6 7 समझ गए, D1 D2 D6 D7 वीक डिस्टॉर्शन होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। देखो आपको प्रूव करके दिखाता हूं, D1 D2 D6 D7 के अंदर ये देखो, टाइम बड़ा जरूर लगेगा क्वेश्चन को करने में, लेकिन एक बार समझ गए ना तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो D1 भर के दिखाता हूं, D1 यहां पर अनसिमेट्रिकल फीलिंग है T2G के अंदर। D2 फिल करते हैं, अभी भी अनसिमेट्रिकल फीलिंग है। D3 फिल करते ही सिमेट्रिकल फीलिंग हो जाएगी, तो वहां पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन काम नहीं करेगा। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन 2 ही केस में काम करेगा, या तो T2G अनसिमेट्रिकल हो या EG अनसिमेट्रिकल हो। EG अनसिमेट्रिकल होगा तो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होगा, T2G अनसिमेट्रिकल होगा तो वीक डिस्टॉर्शन होगा। तो यही लिखा है मैंने। अब देखो 1 2, अब 3 फिल करेंगे तो नहीं होगा, 4 पे आ जाओ, ठीक है। 4 तो खुद ही केस आ गया, 4 तो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन कर देगा। D4 करते ही क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। D5 फिर से अनसिमेट्रिकल हो गए, फिर से खत्म। अब D6 पे आ जाओ, D6 फिल करते ही ये देखो T2G अनसिमेट्रिकल हो गया। T2G क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल, क्योंकि इसमें 2 आ रहे हैं इसमें 1 आ रहे हैं, T2G अनसिमेट्रिकल हो गया। D7 फिल करके देखो, यहाँ देखो T2G अनसिमेट्रिकल हो गया, 2 आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, इसमें 1 आ रहा है, दिस इज अनसिमेट्रिकल। तो इसका मतलब ये केस क्या हुआ, 1 2 6 7, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, वीक डिस्टॉर्शन होगा। इस केस में क्या होता है, T2G आपका अनसिमेट्रिकल होता है। याद कर लो, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। T2G क्या होता है, अनसिमेट्रिकल होता है, ठीक है। चलिए
एक तो एक केस होगा, लेकिन ध्यान रखना हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का केस है। अब लो स्पिन प्रूव करके दिखाता हूं। लो स्पिन में देखो 1 2 4 5, इसमें T2G अनसिमेट्रिकल आएगा। 1 2 4 5 देखो, एक बार फिर से फिल करके दिखाते हैं आपको। एक बार कॉन्सेप्ट को समझ गए ना तो भाई साहब याद करोगे कि सर ने किसी ने बताया था। 1 2 4 5 देखो, 1 अनसिमेट्रिकल है, 2 अनसिमेट्रिकल है, 3 फिल करेंगे तो सिमेट्रिकल हो जाएगा, तो वहाँ डिस्टॉर्शन काम नहीं करेगा, छोड़ दो। अब 4 पे आ जाओ, 1 2 3 4, क्योंकि हाई स्पिन नहीं है, लो स्पिन है। अगर हाई स्पिन होता तो मैं ऊपर भरता है 4th इलेक्ट्रॉन, लो स्पिन है तो मैंने नीचे भरा है। नीचे भरा है तो देखो एक यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 1 है, तो अनसिमेट्रिकल आ रहा है ना। 5 भर के देखो, 5 करोगे तो ये भी क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल। 6 करते ही अगर मैं 6 कर दूं तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा और डिस्टॉर्शन खत्म हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये फंडामेंटल है मेरे भाई। ये 3 कोड याद रखो, जिंदगी में भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का क्वेश्चन गलत हो जाए तो मेरे को आके बोल देना। 3 कोड क्या है? 4 9 49 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, वीक फील्ड लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है 49 के अंदर। क्यों? क्योंकि वहां पर ईजी अनसिमेट्रिकल होता है, ठीक है। और 1 2 6 7 1 2 4 5, ठीक है। 1 2 6 7 हाई स्पिन में और 1 2 4 5 लो स्पिन में, इनमें वीक डिस्टॉर्शन होता है। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर T2G अनसिमेट्रिकल होता है। T2G अनसिमेट्रिकल हो तो वीक डिस्टॉर्शन, EG अनसिमेट्रिकल हो तो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। अब देखो क्वेश्चन, अब मेरे भाई क्वेश्चन को देखो, क्लियर कट आपको आंसर मिल जाएगा। देखो, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स किसमें नहीं होता? अब देखो, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में 1 2 6 7 आ रहा है, ठीक है, और 4 9 आ रहा है। कौन सा नहीं आ रहा? कौन सा नहीं आ रहा? ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में D8 है, D8, और D8 यहां पर नहीं आ रहा है। समझ गए मेरी बात? क्लियर हो गया आपको फंडामेंटल? यही तो कॉन्सेप्ट है। क्योंकि D8 में क्यों नहीं आ रहा, प्रूव करके दिखाता हूं। देखो, D8 में आप हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भर के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे देखो T2G भी सिमेट्रिकल है, EG भी सिमेट्रिकल है। कोई एक अनसिमेट्रिकल होना चाहिए था, अदरवाइज जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होता। तो मेरे भाई क्लियर हो गया, D8 के अंदर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्यों नहीं हो रहा? ड्यू टू सिमेट्रिकल फीलिंग इन द T2G एंड EG ऑर्बिटल्स। समझ में आ गया जॉन टेलर? अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का, देन हिट द लाइक बटन, तभी आपको फंडामेंटल क्लियर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखिए कि कोबाल्ट 3 क्लोराइड हैज सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद अमोनिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव टेस्ट फॉर द क्लोराइड आयन विद द सिल्वर नाइट्रेट। बहुत अच्छा है यार, कि देखो फंडामेंटल को समझ के चलना है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका भाई, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर 1 जरूर देख लो, मेरा 100 मिनट्स का लेक्चर बनाया है, देख कोई नहीं रहा है। अरे यार, कितनी अच्छी इंटरेस्टिंग अप्रोच के साथ आता हूँ हर बार, लेक्चर देखा करो यार। मज़ा नहीं आता ऐसे, फिर पढ़ाई कर मज़ा नहीं, मुझे पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। आप मुझे इंकरेजमेंट नहीं देते, कमेंट बॉक्स में नहीं बताते कि सर लेक्चर कैसा लग रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। अरे अभी भी देखो कितना पसीना आ रहा है फेस पर यार, डेफिनेटली कुछ तो बनता है। चलिए अगला लेते हैं कि कोबाल्ट 3 क्लोराइड फॉर्म द सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद द अमोनिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है कौन सा क्लोराइड आयन का टेस्ट नहीं देगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ। बड़ा आसान है यार, देखो आपको सीधा फंडामेंटल बताता हूँ। आप किसी भी कंपाउंड की टेस्टिंग AgNO3 के साथ टेस्ट करते हो ना, तो वो क्लोराइड आयन का टेस्ट नहीं देगा जिसमें हैलोजन कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन गया, मान लीजिए मैं कह देता हूँ MCl3 और NH3, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बन गया और अभी एक भी क्लोरीन लिगेंड से बाहर नहीं है। तो AgNO3 से टेस्ट करवाओगे तो मेरे भाई AgCl के कोई पीपीटी नहीं आएंगे। यहाँ पर पीपीटी कब आएंगे? देखो, अगर मैं यहाँ पर एक क्लोरीन को बाहर निकाल दूँ, यहाँ पर 2 क्लोरीन कर दिए, एक क्लोरीन को मैंने बाहर निकाल दिया, अब AgNO3 से रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पर AgCl के पीपीटी आएंगे, ठीक है। इसका मतलब कंडीशन क्या है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, इट डज नॉट लूज द आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी कभी लूज नहीं करता, ठीक है, अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स से बाहर है, जिसको हम काउंटर आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? काउंटर आयन और आयनाइजेशन स्फीयर। आयनाइजेशन स्फीयर होगा आयन के फॉर्म में, तो वो AgNO3 के साथ रिएक्शन करके AgCl के व्हाइट पीपीटी बना देगा। अगर ब्रोमीन होता तो AgBr के येलो पीपीटी आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सीधा आंसर मिल जाएगा आपको। 3 कॉम्प्लेक्स आप बना के देख लीजिए। COCl3 फर्स्ट ऑप्शन है, COCl3 3 है, ये तो यही ऑप्शन है जो मैंने दिया था। यहाँ पर कोबाल्ट है,
3 क्लोरीन यहाँ पर है, 3 अमोनिया यहाँ पर है, एक भी क्लोरीन लिगेंड से स्पेयर से बाहर है नहीं है, तो यहाँ पे AgNO3 रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर AgCl के पीपीटी नहीं आएंगे, नो प्रेसिपिटेट। ठीक है, बाकियों में क्यों आएंगे देखो प्रूव करता हूँ। बाकियों में इसलिए आएंगे, बाकियों में देखो सेकंड ऑप्शन में देखो 4 अमोनिया है, अगर मैंने अमोनिया 4 कर दी मेरे भाई, अगर मैंने अमोनिया 4 कर दी तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या कंडीशन मांगता है, ऑक्टाहेड्रल कंडीशन मांगता है कि भाई लिगेंड 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो अगर आपने 4 अमोनिया ले लिए तो क्लोरीन तो 2 ही हो सकते हैं ना, क्लोरीन 2 हो सकते हैं, तो एक क्लोरीन को बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, और एक क्लोरीन बाहर जाते ही चांस मिल गया मेरे भाई AgNO3 को, और यहाँ पर AgCl के पीपीटी बन जाएंगे। तो मैं आपको यही तो बोल रहा था, क्वेश्चन करवाऊंगा लेकिन कॉन्सेप्ट पर लेकर जाऊंगा। ठीक है, यही तो फंडामेंटल है। तो AgNO3 AgCl के रिएक्शन करके 1 मोल बना रहा है, तो ध्यान रखना अगर AgCl के 1 मोल बन रहा है, अगर AgCl का यहाँ पर 1 मोल बन रहा है तो यहाँ पर समझ जाना है एक ही क्लोरीन लिगेंड आपका स्फेयर से बाहर है, ब्रैकेट से बाहर है। ठीक है, अगला कॉम्प्लेक्स देखो, ऑप्शन 3 देखो, 5 अमोनिया है, तो अमोनिया अगर भाई मैंने 5 कर दिए, क्लोरीन 3 है, तो यहाँ पे 5 अमोनिया हो गए तो क्लोरीन 1 ही हो सकता है, तो 2 क्लोरीन को बाहर होना पड़ेगा, और 2 क्लोरीन बाहर जाएंगे तो AgNO3 के साथ रिएक्शन होगी, तो यहाँ मेरे भाई AgCl के 2 मोल बन जाएंगे। तो AgCl के 2 मोल बन रहे हैं, इसका मतलब 2 क्लोरीन बाहर है। तीसरा ऑप्शन देखो, अमोनिया 6 के 6 कर दिए, अरे मेरे भाई अमोनिया 6 के 6 कर दिए अंदर, तो मेरे भाई तीनों क्लोरीन बाहर चले जाएंगे। ठीक है, और तीनों क्लोरीन बाहर चले जाएंगे तो यहाँ पर AgCl के कितने मोल आएंगे, 3 मोल्स बनेंगे। तो आपको कितने मोल पीपीटी बन रहे हैं उससे भी आप कंपाउंड की स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं मेरे भाई। प्रूव करके दिखाऊं, देखो मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आपसे कहते एग्जामिनर एक कॉम्प्लेक्स है COCl3.5 अमोनिया, ठीक है, ये कह रहा है आप इसकी AgNO3 के साथ रिएक्शन हुई। ठीक है, आपसे कह दे हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgCl विल बी फॉर्म्ड, पीपीटी बनेंगे AgCl के, लेकिन कितने मोल्स बनेंगे, ऑप्शन कह दूं 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल या नो पीपीटी, 3-4 ऑप्शन बन गए ना भाई। क्वेश्चन को फ्रेम करना सीखो, NCERT यही मांगता है। NCERT कम बजट के अंदर छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, यही तो लॉजिक समझ नहीं पाते लोगों को। NCERT पढ़नी नहीं आती आज तक बच्चों को। NCERT के लाइन टू लाइन क्वेश्चन फ्रेम करो मेरे भाई। मान लो ये कॉम्प्लेक्स आ गया, आपसे कहते हैं AgNO3 के साथ रिएक्शन हुई है, आपसे कहते हैं AgCl के कितने पीपीटी बनेंगे, कितने मोल बनेंगे, 1 मोल बनेगा, 2 मोल बनेगा, 3 मोल बनेगा या नो पीपीटी बनेंगे नहीं। 4 ऑप्शन दे दिए। चलो देखो यहाँ पर जब तक 5 अमोनिया है तो एक ही क्लोरीन लिगेंड अंदर रह सकता है कॉम्प्लेक्स के, तो कॉम्प्लेक्स बनेगा COCl डॉट तो नहीं आएगा 5 अमोनिया। अमोनिया को लिगेंड से बाहर नहीं करना है क्योंकि अमोनिया AgNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, और अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है। आयन चाहिए मेरे भाई, आयन जो AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि वो आयन एक्सचेंज रिएक्शन है। ठीक है, तो 5 अमोनिया तो कॉम्प्लेक्स के अंदर रह गए, तो एक ही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 होते हैं, तो 1 क्लोरीन आ सकता है, तो 2 क्लोरीन को बाहर जाना पड़ेगा, 2 क्लोरीन लिगेंड्स बाहर चले गए। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स कैसे ब्रेक हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक होगा COClNH3 तो यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो +2 चार्ज आ जाएगा और 2Cl नेगेटिव चला जाएगा बाहर। ठीक है, और ये 2Cl नेगेटिव मेरे भाई AgNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर 2 मोल्स बनेंगे AgCl के। AgCl के कितने मोल बनेंगे, 2 मोल्स। तो ऑप्शन आंसर विल बी 2 मोल्स ऑफ AgCl। बोलो आया कि नहीं आया मजा, डेफिनेटली आया ना। तो आपको ऐसे याद रखना है, पिछले लेक्चर को जरूर देखना, उसे मैंने आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन किया है डिटेल में जाकर कि कहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, कितना आइसोमर बनेंगे, कहाँ पर आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, कहाँ पर आयनेशन आइसोमेरिज्म है, कहाँ पर लिंकेज आइसोमेरिज्म है, कहाँ पर आपका काउंटर आइसोमेरिज्म है, कहाँ पर आपका हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है। तो मैंने आइसोमेरिज्म मानसो एक्सप्लेन किया है, वहां पर मैंने VBT की बहुत अच्छी प्रॉब्लम एक्सप्लेन किया है, तो पहले लेक्चर वो भी देख लेना। ठीक है, और एक CFT के अंदर भी प्रॉब्लम डिस्कस की है, CFT के क्वेश्चन कैसे आते हैं, और भी क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। चलिए बने रहिए हमारे साथ। 2 क्वेश्चन हो गए, लेकिन 2 क्वेश्चन में आपको नॉलेज बहुत मिली होगी। चलिए लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, लेक्चर नंबर को। चलिए आ रहा है मजा, डेफिनेटली यू आर फीलिंग द रियल ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। चलिए 2 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा दिस वन। Which of the following statement about COCN63 नेगेटिव इज ट्रू। देखो ये VBT का कॉन्सेप्ट है, और VBT के जितने भी क्वेश्चन कैसे टैकल करने हैं आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अब फिर से बता रहा हूँ, जब भी VBT के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाए तो पहले मेरे भाई तसल्ली से उस कॉम्प्लेक्स को लिख लो। लिख लिया,
कॉम्प्लेक्स क्या है, यही कॉम्प्लेक्स है ना। पूछ रहा है इसके बारे में 4 स्टेटमेंट दे रखी है, कौन सी स्टेटमेंट आपके रिगार्डिंग ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए अगर आपको आता है तो क्वेश्चन को फ्रेम करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं कौन जल्दी करता है, आप जल्दी करते हैं या हमारे सर जल्दी करते हैं, एनडीएस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले कैसा क्वेश्चन आ जाए तो वीबीटी का आपको करना क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो एक्स ले लिया, 6 साइनाइड पे चार्ज आएगा -6, ओवरऑल चार्ज कितना है -3, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ गई, कम्स आउट टू बी +3। तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3। तो पहले कोबाल्ट की एक्चुअल कंसिडरेशन लिखनी है 27 की। कोबाल्ट होता है 3d7 कोबाल्ट क्या होता है 3d7 फिर कोबाल्ट +3 की कंसिडरेशन लिख लीजिए। कोबाल्ट +3 होता है, बहुत ही ईजी है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालने, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो क्या बचेगा 3d6 बचेगा। ये करते ही आपको सीधा बॉक्स फिलिंग कर लेना। भाई साहब मैं कह रहा हूँ 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है ये, ठीक है। सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, डी के 5 बॉक्स लिखिए, 3d लिख लिया, उसके बाद 4s लिख लिया, उसके बाद 4p लिख लिया। पहले जब तक सेंट्रल मेटल आयन फ्री स्टेट में है, मतलब जब तक उसको लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहे हैं, तो D6 में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि पहले जब तक लिगेंड अप्रोच नहीं करता है सेंट्रल मेटल आयन को तो पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी एक जैसी होती है, उनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और छठा इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस लिगेंड देखो साइनाइड है, लिगेंड कैसा है साइनाइड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मेरे भाई पेयरिंग करता है, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देगा ये। और तो 6 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कैसे कर सकते हो आप, देखो ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर पेयरअप हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर पेयरअप हो जाएगा। तो पेयरअप करके देखिए, एक यहाँ पर पेयरिंग हो गई, एक यहाँ पर पेयरिंग हो गई, ये 2 ऑर्बिटल आपके खाली हो जाएंगे, जिनको बोलते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो ये स्टेट आ जाएगी आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया D6 आपका कॉम्प्लेक्स, D6 में ये स्टेट आ गई। अब ये 2 ऑर्बिटल खाली है। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि लिगेंड जो होता है ना, उसके पास फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और वो सेंट्रल मेटल आयन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर करता है, यही तो कॉन्सेप्ट है। और सेंट्रल मेटल आयन के वैकेंट मतलब सेंट्रल मेटल, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सेंट्रल मेटल आयन एक्ट्स एज द लेविस एसिड बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड्स and ligands acts as the Lewis base because they can donate the free lone pair of electron into the vacant orbital of the central metal ion. So this is the Lewis acid Lewis base interaction according to valence bond theory. याद रखना है, valence bond theory में central metal ion Lewis acid काम करता है और ligand Lewis base का काम करता है। तो this is the Lewis acid Lewis base interaction, और Lewis acid Lewis base interaction में coordination bond बनते हैं, and that's why the chemistry comes out to be coordination compound. This is the very interesting, ठीक है। CFT उसको अपोज करती है, क्योंकि CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो परफेक्टली आयोनिक है, जस्ट लाइक ए क्रिस्टल। तो ये ब्यूटीफुल थोड़ा डिफरेंस था दोनों में। तो अब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर दी तो जितने साइनाइड है उतने लोन पे डोनेट करेगा। तो एक आप 6 साइनाइड लिख के देख लो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के 6 साइनाइड अपना लोन पे डोनेट करेंगे, एक यहाँ पर, 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 एक यहाँ पर। तो इन पे क्रॉस लगा दीजिए, क्योंकि ये ऑर्बिटल्स के अंदर लिगेंड्स ने वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर अपने लोन पेयर ट्रांसफर कर दिया है। तो क्यों कौन कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो देखो, 1 2 3 4 5 6। तो पहले आ रहा है 3D में D2 पहले आ रहा है, D2, फिर आ रहा है S, फिर आ रहा है 3p, तो हो गया D2sp3। और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ध्यान रखना, अगर sp3 से पहले D2 आए तो आपको याद रखना यहाँ पर ऑर्बिटल है n-1d ऑर्बिटल, n-1d, क्योंकि अगर मैं 4s 4p को ns और np मान लूँ, अगर मैं 4s और 4p को ns np मान लूँ, n की वैल्यू क्या है 4, तो ये 3d क्या हो जाएगा n-1d, 3d क्या हो जाएगा n-1d। तो n की वैल्यू 4 पुट करें, देखो 4s 4p, ये क्या हो जाएगा 4 - 1 यानी कि 3d। तो n-1d ऑर्बिटल है तो कॉम्प्लेक्स होता है मेरे भाई इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अब कॉम्प्लेक्स में बनने के बाद ये देखो, कोई भी लोन पेयर है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है 2 2 2, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है मेरे भाई। इसका मतलब क्या हो गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ ये डायमैग्नेटिक भी हो गया। और डायमैग्नेटिक में क्या होता है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब देखो आपके 4 ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
COCN6 हैज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन विल बी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, COCN6 हैज 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो जहाँ पे 4 अनपेड लिख रखा है वो तो क्या हो जाएगा, गलत। तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। क्योंकि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बना मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने कम हो सकते हैं उतने कम होंगे। कॉम्प्लेक्स कैसा बनता है, लो स्पिन। अगर यहाँ पर लिगेंड फ्लोरीन होता, एग्जाम्पल में ट्विस्ट लाता हूँ, यहाँ पर अगर कॉम्प्लेक्स फ्लोरीन होता COF6, ठीक है, तो चार्ज वही आता +3 +3 +3 +3, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहीं पे 6 भरते, कैसे देखिए, यही आते 5 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, ये फिलिंग होती 1 2 3 4 5, 6 यहाँ पर। अब फ्लोरीन कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। और वीक फील्ड लिगेंड मेरे भाई पेयरिंग नहीं करता, और पेयरिंग नहीं करेगा तो लिगेंड एज ये ऑर्बिटल एज सच रहेंगे। अब ऑर्बिटल बाहर के यूज होंगे, कैसे, अब ये साइनाइड यहाँ पर लोन पे डोनेट नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4, अब 4s के बाद 4p के बाद आता है 4d। 4d की ऑर्बिटल यूज करता है ये 5 और 6, ठीक है। तो फिर होता है sp3, एक साइनाइड यहाँ पर, एक साइनाइड यहाँ पर, sp3d2 होता, फिर ये sp3d2 होता, तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है sp3d2, ठीक है। और अब बोलते हैं इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बाहर क्या आउटर ऑर्बिटल यूज किए इसने, 4s 4p और 4d, यानी कि ns np और nd ऑर्बिटल यूज किए हैं इसने, 4s 4p 4d, तो ns np nd। तो अगर nd ऑर्बिटल यूज हो बाहर के ऑर्बिटल, तो अब तो बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी कि sp3 के बाद d2 आए तो आउटर ऑर्बिटल, और sp3 से पहले d2 आए तो इनर ऑर्बिटल। d2 sp3 होगा तो 3d ऑर्बिटल यूज होगा, और sp3d2 होगा तो 4d ऑर्बिटल यूज होगा। तो यहाँ पर ऑर्बिटल कौन सा है, nd ऑर्बिटल है। तो आउटर ऑर्बिटल के साथ साथ देखो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, नहीं है किसी में भी। तो ये एग्जांपल ध्यान रखना, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो मैंने एक तीर से 2 शिकार किए हैं, वीबीटी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया। और वीबीटी के क्वेश्चन आए तो कैसे टैकल करने हैं। वीबीटी के क्वेश्चन में देखो 3 चीजें पूछी जाती हैं, एक तो कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है या लो स्पिन है, कॉम्प्लेक्स के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, कॉम्प्लेक्स के अंदर ज्योमेट्री क्या है, d2 sp3 है या sp3d2 है। ये 3 चीज पूछी जाती है, ज्योमेट्री, शेप, हाइब्रिडाइजेशन और हाई स्पिन, लो स्पिन और पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। आप आसानी से कैचअप कर लेंगे मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेते हैं कॉन्सेप्ट को। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर जल्दी ही आता होगा। ये रहा, यस, कि द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एन, और बड़ा इजी क्वेश्चन है, तो इजी पीजी है, हलवा टाइप क्वेश्चन, कि द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल m दिया हुआ है, और कॉम्प्लेक्स का नाम भी लिया हुआ है। देखो कॉम्प्लेक्स है m, देखिए आप En2, En होता है इथाइलिन डाइमीन, दिस इज द बाइडेंटेड लिगेंड, और रिंग बनाता है चिलेट रिंग। एक हो गया ऑक्जेलेट C2O4, देखो C2O4 ये होता है C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, इसको C2O4 कहते हैं। देखो 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ध्यान रखना। मैंने कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो C2O4 ऑक्जेलेट, और ऑक्जेलेट पे चार्ज होता है -2, इसको ऑक्जेलेट को शॉर्ट में OX भी लिखा मिल सकता है, तो OX पे चार्ज भी क्या होता है, -2 होता है। तो ये ऑक्जेलेट को लिखने का तरीका है, क्या है ये, ऑक्जेलेट लिगेंड आपका, ये भी बाइडेंटेट होता है। और एक ये है बाहर क्लोरीन है, बाहर क्या है, क्लोरीन है। चलो अब देखते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर और सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उन दोनों का सम निकालना है। बड़ा आसान है। अरे इथाइलिन डाइमीन बाइडेंटेड लिगेंड है, एक बाइडेंटेड लिगेंड की डेंटिसिटी 2 होती है। डेंटिसिटी का मतलब समझते हो, हाउ मेनी नंबर ऑफ डोनर एटम्स आर प्रेजेंट इन ए लिगेंड, लिगेंड के अंदर कितने डोनर एटम है, यानी हाउ मेनी डोनेटिंग साइट्स आर प्रेजेंट इन द लिगेंड विच कैन अटैच टू सेंट्रल मेटल आयन। समझ में आ रहा है मेरा एक्सप्लेनेशन आपको, डेफिनेटली आपको समझ में आना चाहिए। देखो इथाइलिन डाइमीन कुछ इस तरीके से होता है, NH2 CH2 CH2 NH2, क्लियर है। यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको NH2। अब देखो यहाँ भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, यहाँ भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। मान लो इसको M से कनेक्ट करना है सेंट्रल मेटल आयन से, तो यहाँ से भी अटैकिंग हो सकती है, यहाँ से भी अटैकिंग हो सकती है। तो ये लिगेंड तो एक ही है, ये लिगेंड कौन सा है, इथाइलिन डाइमीन,
देखो दो कार्बन है, इथाइलिन और डाइअमीन हो गया, इथाइलिन डाइअमीन हो गया। और इथाइलिन डाइअमीन के अंदर देखो हियर द टू डोनेटिंग साइट्स आर प्रेजेंट, इसका मतलब दिस लिगैंड कैन अटैच टू सेंट्रल मेटल आयन, दिस लिगैंड कैन अटैच टू सेंट्रल मेटल आयन बाय टू डोनेटिंग साइट्स, दैट्स व्हाई दिस इज बाइडेंटेट लिगैंड। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड गिन लिया करो कितने बनते हैं, ये एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यहाँ पर दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो अगर एक ईन दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है तो ईन कितने हैं, दो है, और ईन दो होंगे तो 2 गुणा 2 कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे, 4। तो 4 तो हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, इसी का कंट्रीब्यूशन हो गया ईन का। और ऑक्सिलेट ही बताया था मैंने, सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, इस पे नेगेटिव इस पे नेगेटिव, तो अगर मेटल से कनेक्ट होगा तो यहाँ से भी कनेक्ट हो सकता है, यहाँ से भी कनेक्ट हो सकता है। तो ये भी लिगेंड कैसा है, बाइडेंटेट, इसका कंट्रीब्यूशन भी कितना होगा, 2 होगा। तो 4 इसका 2 इसका, तो इसका मतलब यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है पता है, कि हाउ मैनी कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स या हाउ मैनी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स आर अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल आयन थ्रू द लिगेंड्स। तो एक इन 2 कनेक्ट करता है, 2 इन 4 कनेक्ट करेंगे, ऑक्सिलेट आपका 2 कनेक्ट करेगा, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। तो बाइडेंटेड लिगेंड एक 2 है तो 2 दूनी 4, और ऑक्सिलेट भी एक बाइडेंटेड है तो 6 हो गए। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। देखो सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लिया करो, जिसकी नहीं पता हो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस करते चले जाओ। इथाइलिन डाइमीन न्यूट्रल होता है तो 0 आएगा, प्लस ऑक्सिलेट पे चार्ज ही बताया था, देखो -2 होता है, कितना होता है, -2। तो यहाँ पर कर दूं मैं, प्लस -2 हो जाएगा तो -2। यहाँ पर बाहर चार्ज देखो कितना है, क्लोरीन पे -1, तो -1 = 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर X पे चार्ज आएगा आपका +3, कितना आएगा चार्ज, +3। तो नो डाउट, तो सेंट्रल मेटल आयन पे चार्ज 3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, 9 आंसर आएगा। इसमें देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन आपका कौन सा मैच कर रहा है मेरे भाई, ऑप्शन 1 मैच कर रहा है। यही पूछ रहा था ना कि कोऑर्डिनेशन नंबर का और ऑक्सीडेशन नंबर का क्या सम है, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो इसका +3 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6 + 3 9 हो गया ना, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपको फेस करने को मिले तो डेफिनेटली छोड़ना मत, बहुत ही हलवा टाइप है, इजी पीजी क्वेश्चन है, कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिगेंड्स की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा बाइडेंटेट है, कितनी डोनेटिंग साइट्स है, ध्यान रखना। अगर एक कॉम्प्लेक्स में देखो कुछ ऐसा होता, मैं कुछ और चेंज करता हूँ, मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स ऐसा होता, बच्चे घबरा जाते हैं कई बार, ये क्वेश्चन ऐसे होता COEDTA और बंद कर दिया इसको, और बाहर आ गया चार्ज Cl2, ठीक है। तो आपसे पूछ ले इसमें सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और दोनों का सम, तो EDTA होता है इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, ये मेरे भाई हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। क्या होता है, अकेला ही लिगेंड हेक्साडेंटेट होता है, मतलब इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और उसमें 6 डोनेटिंग साइट होती है, ठीक है। मल्टीडेंटेट लिगेंड है, पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। और EDTA होता क्या होता है, ये तो इथाइलिन डाइमीन आपको दिख रहा है, टेट्रा एसीटेट होता है, ये 4 एसीटेट आयन होते हैं यहाँ पर, तो 4 एसीटेट पे होता है 4 माइनस चार्ज, ठीक है। और यहाँ बाहर 2 क्लोरीन है, ठीक है, तो इसको दिखाते नहीं, एक बार बाहर 2 अमोनिया कर देते हैं, चलो। तो यहाँ पर 4 माइनस है तो कोबाल्ट पे कितना जाएगा, +4 हो जाएगा। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो 6 + 4 10 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़े, इजी पीजी क्वेश्चन है, आपको नॉलेज मिलनी चाहिए, मेन थिंग इज दैट, ठीक है। जितने क्वेश्चन उतने कॉन्सेप्ट, सर की ये आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, जितने क्वेश्चन करवाऊंगा उतने ही कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द विच वन शो 0 क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अरे मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में लिख लो, जेईई मेंस और नीट इसके पीछे हावी है, हाथ धोर के पीछे पड़ रहा है कि CFSC कैलकुलेट करना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलिश या स्प्लिटिंग एनर्जी, इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। और इसके बेस पर एक थ्योरी आती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसके बेस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, क्या लिखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, वो भी किसकी टर्म में, T2G और EG की टर्म में, ये भी बहुत बार आता है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में करवाया है, लेक्चर नंबर 1 में जरूर देखना। पहले CFSC कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। CFSC के कैलकुलेट करने से पहले आपको पहले बेसिक फंडामेंटल पर ले जाता हूँ कि CFSC कैलकुलेट होता कैसे है। देखो पहले सेंट्रल मेटल आयन के 5 ऑर्बिटल क्या होते हैं, डीजनरेट होते हैं, तो 5 की एनर्जी 1 2 3 4 5, 5 की एनर्जी जैसी होती है। जब सेंट्रल मेटल आयन को लिगेंड अप्रोच करते हैं तो 5 ऑर्बिटल है वो 3 के सेट में स्प्लिट हो जाते हैं, 2 का 3 का सेट
और एक 2 का सेट, ठीक है। नीचे के 3 होते हैं उनको बोलते हैं T2G, ऊपर के 2 होते हैं EG। T2G को बोलते हैं ट्रिपली डीजनरेट, ऊपर वाले को बोलते हैं डबली डीजनरेट। इन दोनों सेट के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है, इस डिफरेंस का नाम है डेल्टा O। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर लिगेंड कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है तो 3 ऑर्बिटल नीचे आते हैं, 2 ऊपर जाते हैं। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल होता है, अगर ये डेल्टा T निकाल रहे होते तो ये 3 ऊपर आते, 2 नीचे आते हैं। ध्यान रखना, थोड़ा सा स्प्लिटिंग का फर्क होता है टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल के अंदर, ठीक है। और वो रिपल्सन के बेस पर है। ये फिलहाल डेल्टा O है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो क्या बोलेंगे, When the ligand approaches the central metal ion, the ligand field, जो ligand का ligand field होता है। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ, क्योंकि सेंट्रल मेटल आयन को लिगेंड से क्या करना है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी एक्सेप्ट करनी है। क्योंकि सेंट्रल मेटल आयन लिगेंड के साथ जो इंटरेक्शन होता है ना, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि सेंट्रल मेटल आयन एक्ट्स एट द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड लिगेंड्स एक्ट्स एट द नेगेटिवली चार्ज पॉइंट्स। पॉजिटिव चार्ज स्फीयर का काम करता है और नेगेटिवली चार्ज पॉइंट्स का काम करते हैं लिगेंड्स। सेंट्रल मेटल आयन को चारों तरफ से सराउंड कर रहे होते हैं। तो नेगेटिवली चार्ज पॉइंट्स आर एक्ट्स एज द लिगेंड एंड पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एक्ट्स एज द सेंट्रल मेटल आयन। एंड व्हेन द लिगेंड अप्रोच द सेंट्रल मेटल आयन, तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रैक्शन होगा, दोनों का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि चार्ज है ना, चार्ज का इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड तो होता ही है। तो ये कॉन्सेप्ट CFT ने अपना मान के चला था कि व्हेन द लिगेंड अप्रोचेज द सेंट्रल मेटल आयन, द सेंट्रल मेटल आयन एक्ट्स एट द पॉजिटिव चार्ज स्फीयर एंड लिगेंड्स एक्ट्स एट द नेगेटिव चार्ज स्फीयर। तो लिगेंड का जो लिगेंड फील्ड है ना, इट विल इंटरेक्ट विद द फील्ड ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन एंड द एनर्जी ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, 5 ऑर्बिटल की जो एनर्जी है, it gets split into 2 sets of the orbital। समझ में आया? When the ligand approaches the central metal ion, the 5 degenerate orbitals of the central metal ion, they get split into 2 sets of the energy, and this phenomena is called CFS, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। 5 का एनर्जी के 2 सेट में टूट जाना, 3 के सेट में, 2 के सेट में, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और दोनों सेट के बीच में एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, दोनों सेट के बीच में एनर्जी का डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को भी यही एनर्जी डिफाइन करती है। हाइयर इज द वैल्यू ऑफ CFSC, हाइयर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। आया फंडामेंटल समझ में? डेफिनेटली आपको आया होगा। चलिए, तो ये हो गया एनर्जी के 2 सेट में स्प्लिट हो गया। अब ये ध्यान रखना, बीच में से एक सेंटर आता है जिसको बैरी सेंटर बोलते हैं। बीच में से एक सेंटर निकल कर आता है, ये वाला सेंटर, इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? बैरी सेंटर बोलते हैं। और बैरी सेंटर क्या कहता है? बैरी सेंटर से ऊपर जितने ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ी है, उतने ही नीचे वाले ऑर्बिटल की एनर्जी घटी है, ठीक है। तो नीचे वालों की एनर्जी कितनी घटी है वो आपको बता दूं। बैरी सेंटर से नीचे वाले वो होते हैं -0.4 डेल्टा O, मतलब एक ऑर्बिटल की एनर्जी -0.4 डेल्टा O घटी है। और ऊपर बैरी सेंटर से ऊपर वाले की यहाँ पर एनर्जी एक ऑर्बिटल की बढ़ी है +0.6 डेल्टा O, ठीक है। प्रूव करके दिखाएं इसको, देखिए प्रूव करके दिखाते हैं। एक नीचे एक ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी घटी है? -0.4, तो 3 की कितनी घटेगी? -0.4 गुणा 3, तो -1.2 डेल्टा O, ठीक है। ऊपर वाले की एक की एनर्जी कितनी बढ़ी है? 0.6, तो 2 की कितनी बढ़ेगी? +0.6 मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना आ गया? +1.2 O। तो जितनी घटी बढ़ी है उतनी घट गई, तो बराबर आ गया ना। डेफिनेटली कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन को आपको ऐसे फिल करना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़े। चलो, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन को फिल करने का तरीका। अब यहाँ भी एक बात डिपेंड करती है कि आपकी कौन सी एनर्जी फैक्टर डिपेंड करती है। जैसे मान लो, ध्यान से समझना, आपको D4 ऑर्बिटल फिल करना है। कौन सा ऑर्बिटल फिल करना है? D4। और D4 के केस में कॉम्प्लेक्स कह दिया आपको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कैसा है? हाई स्पिन। तो देखो एनर्जी कैसे भरोगे भी फर्क पड़ता है। D4 हाई स्पिन के केस में आपसे CFSC पूछ ले की वैल्यू क्या आएगी D4 हाई स्पिन के केस में। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या कहता है? पहले भरो 1 2 3। अगर कॉम्प्लेक्स लो स्पिन होता तब तो 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरा जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन D4 हाई स्पिन कह रहा है तो 4th इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि हाई स्पिन में जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन आप कर सकते हो करोगे। लो स्पिन में क्या होता है? जितने कम अनपेड कर सकते हो आप करोगे, ठीक है। तो ध्यान रखो। तो नीचे कितने ऑर्बिटल आ रहे हैं? देखो 3, तो -0.4 गुणा 3 प्लस ऊपर कितना आ रहा है? 1, तो प्लस का ऊपर 0.6 कर दो आंसर। तो नीचे -1.2 प्लस
0.6, तो एनर्जी कम्स आउट टू बी -0.6 डेल्टा ओ। बोलो आसान है कि नहीं है? डेफिनेटली ईजी है ना, बहुत ईजी है। अब देखो अगर यही क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता, एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको मैं। अगर मैं कह दूँ D5 हाई स्पिन है, इसकी CFSC कैलकुलेट करना है। देखो D5 हाई स्पिन, तो 1 2 3 4 5, D5 1 2 3। अगर लो स्पिन होता तो फोर्थ यहाँ पर आता, फिफ्थ यहाँ पर आता, लेकिन हाई स्पिन है तो फोर्थ यहाँ पर आएगा, फिफ्थ यहाँ पर आएगा। वही केस आ गया। नीचे कितनी है? -0.4 गुणा 3, प्लस ऊपर कितनी है? +0.6 गुणा 2, तो आंसर कितना आ गया? 0। तो अगर CFSC की वैल्यू 0 है तो D5 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये D5 लो स्पिन होता, मान लो अगर ये D5 लो स्पिन होता तो ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते, इलेक्ट्रॉन आता है यहाँ पर और यहाँ पर। तो अब एनर्जी कितनी आएगी? पांचों इलेक्ट्रॉन नीचे हैं तो -0.4 मल्टीप्लाई बाई 5, तो -0.2 हो, ठीक है। और दो इलेक्ट्रॉन पेयर भी हो रहे हैं, देखो तो 2p भी लिख सकते हो आप, पेयरिंग एनर्जी 2 की काउंट हो जाएगी, प्लस 2p। एक पेड़ होता तो 1p, 2 पेड़ है तो 2p आप लिख सकते हो, ठीक है, कर लोगे। और एक बार तो ध्यान रखना, आप CFSC यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड का लिगेंड फील्ड केवल D1 D2 D3 D8 D9 और D10, इसके ऊपर लिगेंड का लिगेंड फील्ड काम नहीं करता। मतलब यहाँ पर कैसा भी हो, कहाँ पर काम करेगा? केवल D4 D5 D6 D7, केवल इस केस में आप CFSC कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बाकियों में भी कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन D1 D2 D3 D8 D9 D9 इसके ऊपर लिगेंड फील्ड का फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे लिगेंड फील्ड वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन के अंदर फीलिंग है वो बिल्कुल एक तरीके से रहेगी। प्रूव करके दिखाऊं? देखो प्रूव और करके दिखा देते हैं आपको। देखो मान लो D1 है तो D1 में आप यहाँ भरोगे। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड हो वीक फील्ड हो क्या फ़र्क पड़ता है? ये एक तो यहीं आएगा तो एनर्जी सेम रहेगी। D2 भर के देखो, वीक फील्ड हो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो एनर्जी सेम रहेगी। 3 भर के देखो, वीक फील्ड हो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो एनर्जी वही रहेगी। बात आती है D4 से। अब D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तब तो यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग होगी, और D4 वीक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएगा। फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? तो फर्क किस में पड़ा? D4 में पड़ा। अगला देखो D5 लो स्पिन होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पे। अगर हाई स्पिन होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऊपर। बोलो तो D5 पे फर्क पड़ रहा है। 1 बाय 1 प्रूव करके दिखा रहा हूँ। D6 देखो, D6 देखो बड़ा ध्यान से। अगर D6 लो स्पिन होता तो 1 2 3 6 के 6 इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाते, कोई दिक्कत नहीं है। और हाई स्पिन होता तो क्या करते? पहले 1 2 3 4 5 छठा यहाँ पर आता। फर्क समझ में आया? ये है पॉइंट। चलो D7 होता तो D7 होता तो 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता हाई स्पिन के केस में, और लो स्पिन होता तो पहले नीचे 2 4 6 बढ़ते, 7 यहाँ पर आता। समझ में आ गया? ये लो स्पिन होता। अब D8 फिल करके देखो। D8 में कैसे भी करके देख लो, आपका यही केस बनेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड भर के देख लो चाहे वीक फील्ड भर के देख लो, यही कम्बिनेशन आएगा। समझ में आ गया? D9 में यहाँ पर आ जाएगा, D10 में यहाँ पर आ जाएगा। तो इनके ऊपर लिगेंड फील्ड का फर्क नहीं पड़ता। नो इफेक्ट ऑफ द लिगेंड फील्ड इन केस ऑफ D1 D2 D3 D8 D8 D9। 8 9 10 1 2 3। फर्क किस पे पड़ेगा? 4 5 6 7 तक। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में लिगेंड फील्ड का फर्क इन पे पड़ेगा। इन पे लिख देता हूँ इफेक्ट ऑफ लिगेंड फील्ड। यहाँ पर लिगेंड फील्ड का फर्क पड़ेगा कॉम्प्लेक्स में, ठीक है? तो आप कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल फंडामेंटल था जो मेरा आपको बताना था। अब कैलकुलेट करते हैं जो क्वेश्चन आपका आया था एग्जाम में, ठीक है? चलो देखो क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन है मेरे भाई, अमोंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेज विच वन शो जीरो स्प्लिटिंग एनर्जी। जीरो किसकी आएगी? देखो पहला कॉम्प्लेक्स है Mn एज वाटर +3। देखो वाटर चारों में लिगेंड न्यूट्रल है, वाटर है, तो पहला कॉम्प्लेक्स है मैग्नीज +3, ऐसे करके देख लो। दूसरा कॉम्प्लेक्स है आयरन +3, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट +2, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा कॉम्प्लेक्स है आपका कोबाल्ट +3। पहले चारों की कंसिडरेशन लिख लो, आंसर वहीं से निकल जाएगा। मैग्नीज होता है 3d5, लिख लो ऊपर
मैग्नीज होता है 3d5 4s2, 3 निकालोगे, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, 3d4 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आयरन प्लस 3 होता है, वैसे तो आयरन होता है 3d6 4s2, तो आयरन प्लस 3 क्या होगा, 2 यहाँ से निकालेंगे, 1 यहाँ से, 3d5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोबाल्ट प्लस 2 क्या आएगा, 3d7, क्योंकि 4s2 निकल जाएंगे। कोबाल्ट प्लस 3 क्या आएगा, 3d6। आगे समझ में। अब देखो मेरे भाई, वाटर है, और वाटर कैसा लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड, और वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग करता है, नहीं करता। इसका मतलब है अगर वाटर आपका लिगेंड है तो लिगेंड फील्ड कैसा हो गया, वीक, और वीक लिगेंड फील्ड के केस में क्या कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं, हाई स्पिन। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के केस में जीरो स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी आती है, मैंने बताया था D5 की आती है, याद कर लो मेरे भाई। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के केस में जीरो CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी होती है, D5 की होती है। अभी प्रूव किया था ना मैंने, देखो 3 ऑर्बिटल नीचे, 2 ऑर्बिटल ऊपर, तो 1 2 3 हाई स्पिन में ऊपर चला जाएगा, तो 3 नीचे 2 ऊपर, तो कितनी आएगी एनर्जी, 0 आएगी। तो जीरो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी होती है, D5 कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन। याद रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप आंसर ये हो गया। तो ऐसे मैंने आपको इस क्वेश्चन में, देखो लेंथी ज़रूर हो गया क्वेश्चन, ये बताने में टाइम लगा, लेकिन आपको मैंने CFSE कैलकुलेट करना सिखा दिया कि CFSE कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। एक आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप एक बार ट्राई कीजिए, एक बार आपको करना आ गया ना मेरे भाई, तो आप सीख जाओगे CFSE कैलकुलेट करना, ठीक है। आपको बताता हूँ, उसमें 2 क्वेश्चन देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन देता हूँ आपको बड़ा सा अच्छा सा, मैं कहता हूँ CONH3 +2 चार्ज है, क्या है, +2 चार्ज है। आपको क्वेश्चन देता हूं मैं, एक क्वेश्चन तो देता हूं, इस किसकी कैलकुलेट करो CFSE, पहला क्वेश्चन, और दूसरा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है आपको, किसकी सेंस में, इन टर्म्स ऑफ T2G एंड EG। ये दोनों क्वेश्चन में ना आपको कॉन्सेप्ट फंडामेंटल क्लियर होंगे। CFT पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो सबसे पहले देखो, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, तो कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना है, +2। क्वेश्चन देखना कैसे कर रहा हूँ मैं, कोबाल्ट हो गया 3d7 4s2। क्वेश्चन कैसे कर रहा हूँ वो सीखना, फिर आप कैसे भी खुद से भी कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। कोबाल्ट हो गया 3d7 4s2, मेरे भाई 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, 2 इलेक्ट्रॉन निकालते ही कोबाल्ट +2 क्या हो गया, 3d7। अब 3d7 है तो मेरे भाई CFT कहता है 2 में स्प्लिट कर लो, 1 2 3 4 5 कर लिया स्प्लिट करने के बाद ये देखो लिगेंड कैसा है, अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यहाँ पर पेयरिंग करेगा मेरे भाई। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। दिस इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करेगा तो कॉम्प्लेक्स बनेगा LS। LS का मतलब लो स्पिन, और लो स्पिन में इलेक्ट्रॉन जितने जल्दी नीचे रहने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं ना मेरे को, तो कैसे भरेंगे, 1 2 3, पहले नीचे के फिलअप होंगे, 4 5 6, क्योंकि हाई स्पिन नहीं है, हाई स्पिन होता तो पहले ऊपर चले जाते। D7 हाई स्पिन नहीं है, D7 लो स्पिन है, तो ऊपर नहीं जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 7वां यहाँ पर आएगा, अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन देखो, नीचे ऑर्बिटल कौन सा होता है, T2G, ऊपर कौन सा होता है, EG। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो T2G के सेंस में, नीचे T2G कितने आ रहे हैं, 6, तो T2G 6 और EG 1, ये तो होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आंसर आ गया। ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डायरेक्ट आते हैं पेपर में, कर लोगे। अब निकालते हैं CFSE निकाल के दिखाओ। देखो नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन में क्या करेंगे, 0.4 × 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 0.4 को, प्लस ऊपर कितना है 1, तो 0.6, 0.4 × 6 क्या होता है, -2.4 + 0.6, तो आंसर कम्स आउट टू बी -1.8 डेल्टा O। कर लोगे, बिल्कुल करोगे यार, आपको एनडीए सर सिखा रहे हैं, बड़े डिटेल में जाके सिखा रहे हैं। क्वेश्चन बड़ा अच्छा था ये, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने एक क्वेश्चन से सिखा दिया आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, आपकी खुद भी ट्राई करके देख लेना, आगे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन D5 हाई स्पिन CFSE की वैल्यू 0 होती है, और D1 D2 D3 D8 D9 D10 इन पे लिगेंड फील्ड का फर्क कभी नहीं पड़ता, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, CFSE की वैल्यू एक जैसी आएगी।
दूसरी बात D7 4 5 6 7 इनके ऊपर लिगेंड फील्ड का फर्क पड़ता है। अगर लिगेंड फील्ड वीक है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो CFSC की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग CFT एंड CFSC कैलकुलेशन। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इज दिस ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। The number of possible isomers for the complex COEN2Cl2Cl, very interesting। possible isomers पूछ रहे हैं इसकी। पहले देखो ये COEN2Cl2 बार Cl है, ठीक है। ये लिगेंड है EN बाइडेंटेट, ये लिगेंड है मोनोडेंटेट। पहले तो कॉम्प्लेक्स देखो किस टाइप का है। ये कॉम्प्लेक्स है M, लिगेंड बाइडेंटेट है तो AA2 टाइप हो गए। AA का मतलब इसमें दो डोनेटिंग साइट है, तो लिगेंड तो एक ही है ना, लिगेंड एक ही है, डोनेटिंग साइट दो है, तो इसको AA लिख दिया मैंने, AA2। और ये क्लोरीन अलग है तो B2 लिख देते हैं इसको। ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बन गया। और मैंने बताया था इस टाइप के कॉम्प्लेक्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म लगता है जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लगता है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मेरे भाई एक लिगेंड तो बनेगा, एक बनेगा सिस, एक बनेगा ट्रांस। कैसे? देखो कोबाल्ट है, यहाँ पर बना के दिखाते हैं। कोबाल्ट 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर लिया करो, ठीक है। दोनों क्लोरीन अगर आमने सामने कर दें तब तो कॉम्प्लेक्स बनेगा ट्रांस। तो इन को एक आप ऐसे दिखा सकते हैं, एक इन को ऐसे दिखा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स को बंद कर दीजिए, +2 चार्ज लगा दीजिए, +3 आएगा, सॉरी, क्योंकि बाहर 2 क्लोरीन है, बाहर 1 क्लोरीन भी है, ठीक है। +3 चार्ज दे जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स ट्रांस है। और देखना ट्रांस के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, तो ये कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली इनएक्टिव भी है। क्या है ये? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर में काउंट नहीं होगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर में तो काउंट हो जाएगा। सिस देखो, सिस क्या बनेगा? सिस बनेगा मेरे भाई कोबाल्ट 1 2 3 4 5 6। तो क्लोरीन दोनों एक साथ कर दिए, एक इन यहाँ पर, एक इन यहाँ पर, तो दोनों क्लोरीन एक साथ हो सेम साइड, उसको बोलते हैं सिस आइसोमर। +3 चार्ज है, नीचे का विजिबल आपको कंप्लीटली यस। तो देखिए दोनों क्लोरीन सेम साइड में, तो ये कौन सा आइसोमर है? सिस। तो यहाँ पर किसी प्रकार का एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है और इसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल में रहेगी। मान लो यहाँ पर मैंने मिरर लगा दिया, यहाँ पर मिरर है, ठीक है, ये मिरर लगा दिया। तो मिरर लगाने से इस सिस की मिरर इमेज और बनेगी एक और, वो क्या बन जाएगी? वो इस तरीके से बनेगी। देखो 1 2 3 4 5 6, दोनों क्लोरीन इस तरफ आ जाएंगे, इन उस तरफ चला जाएगा यहाँ पर, और ये इन इस तरफ आ जाएगा यहाँ पर। मतलब इसकी मिरर इमेज ये बनेगी। ये दोनों क्या हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। तो आइसोमर तो 3 ही हुए ना। देखो एक, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो 2 हो गई, सिस और ट्रांस। ये सिस हो गया, वो ट्रांस हो गया। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो गए? ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो गए? 2। ऑप्टिकल कितने हुए? ऑप्टिकल तो एक ही हुआ ना, क्योंकि ट्रांस तो ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं, ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, सिस ऑप्टिकली एक्टिव है। और सिस ऑप्टिकली एक्टिव है तो सिस की मिरर इमेज भी क्या हो गई? ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर तो 2 हो गए, एक ये रहा, एक ये रहा। या अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो आएगा, अगर ये लीवो है तो ये डेक्स्ट्रो आएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो सिस की मिरर इमेज हो गया। और एक से ज़्यादा बार काउंट नहीं करना है। अगर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में काउंट हो गया तो ऑप्टिकल में काउंट मत करो। देखो अब ये इसमें आ गया, सिस की मिरर इमेज एक हो गई, एक ही हो गया। तो आइसोमर तो 3 ही बने ना, 1 2 और 3। समझ में आ गई मेरी बात? तो इसका प्लस का आंसर कितना होगा? 3। इसका ऑप्शन होगा सी, द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर। तो ध्यान रखना, अगर कॉम्प्लेक्स MAA2B2 टाइप है तो इसके आइसोमर कितने बनेंगे? टोटल आपके पॉसिबल आइसोमर 3 बनेंगे। कितने? 3। एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा। और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में सिस की मिरर इमेज भी क्या होती है? ऑप्टिकली, वो भी एक प्रकार का आइसोमर ही होता है, जिसको आप एनेंटियोमर्स कह सकते हैं। दोनों आपस में क्या है? एनेंटियोमर्स। वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो आपको याद रखना ये क्वेश्चन, अगर आगे से आपको फेस करना पड़ जाए पॉसिबल आइसोमर वाला, और कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं, कितने ऑप्टिकल बनते हैं मेरे भाई, ये मैं आपको सारी बातें बता चुका हूँ, ठीक है। ध्यान रखना, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और सारे लिगेंड एक जैसे हैं, मान लो ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? MA6 टाइप कॉम्प्लेक्स हो गया।
अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सारे लिगेंड जैसे हैं तो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं आएगा, ना ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। तो इसमें ना तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, जीआई का मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ना ही इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। ठीक है, ध्यान रखना, क्लियर है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर अगर सारे लिगेंड बाइडेंटेट है, जैसे मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कोबाल्ट ले लेता हूँ मैं, COEN3 ट्वाइस, तो ध्यान रखना ये कॉम्प्लेक्स हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। दिस कॉम्प्लेक्स विल ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। और इसके दो आइसोमर बनेंगे, एक बनेगा उसकी मिरर इमेज, एक और बनेगी, दो एंटियोमर बनेंगे, ध्यान रखना। द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद ऑल द बाइडेंटेड लिगेंड विल ऑलवेज बी ऑप्टिकली एक्टिव, विल ऑलवेज बी ऑप्टिकली एक्टिव एंड इट्स हैज 2 आइसोमर्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर्स की लिस्ट मैंने पिछले लेक्चर में दी है, वो आप जरूर देखना, लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं अब, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड टू एज ए एंटी कैंसर एजेंट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक बार देख रखा है, कौन सा कॉम्प्लेक्स एंटी कैंसर एजेंट होगा। अरे मेरे भाई पढ़ाया था मैंने, एंटी कैंसर एजेंट होता है सिस्प्लेटिन। क्या होता है? सिस्प्लेटिन को इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इसको एंटी कैंसर एजेंट भी कहते हैं और इसको एंटी ट्यूमर ड्रग भी बोलते हैं, क्योंकि कैंसर एक प्रकार की ट्यूमरस डिजीज होती है, चाहे ट्यूमर बेनिग्न ट्यूमर हो या मैलिग्नेंट ट्यूमर हो, तो एंटी ट्यूमर ड्रग का काम करता है और वो सिस्प्लेटिन होता है। सिस्प्लेटिन होता क्या है? प्लेटिनम, 2 क्लोरीन, 2 अमोनिया, और कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहिए? सिस होना चाहिए, मतलब पीटी, दोनों क्लोरीन एक तरफ और दोनों अमोनिया एक तरफ, सेम साइड में होने चाहिए, क्लोरीन क्लोरीन, अमोनिया अमोनिया। तो दिस इज द सिस्प्लेटिन कॉम्प्लेक्स एंड इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। दिस इज एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। एंटी नियोप्लास्टिक क्या होते हैं? विच एक्ट्स एट द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, बिकॉज इट किल्स द प्रोटोऑन्कोजीन्स, इनको किल करता है और डीएनए की साइट्स के ऊपर ये अटैच हो जाता है और डीएनए की रेप्लिकेशन को डाउन रोक देता है, जिसमें क्योंकि कैंसर में क्या होता है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है और उसको अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को रोकता है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन को रोकता है, डीएनए की साइट्स के ऊपर जाके अटैच हो जाता है, 5-3 एंड पर जो भी है वट। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, सिस कॉम्प्लेक्स। अगला है, एक मैग्नेटिक मूवमेंट है 1.73 वोल्ट्स मैग्नेटन, कौन सा कॉम्प्लेक्स शो करेगा? बहुत इजी है मेरे भाई। देखो, अगर बोर्स मैग्नेटन के ऊपर, फिर से मैंने बता रहा हूँ, पिछले लेक्चर में मैंने बोर्स मैग्नेटन की बहुत बात की है, लेक्चर जरूर देखो मेरे भाई, 100 मिनट का लेक्चर हवा में नहीं बनता, बहुत मेहनत की थी मैंने उस लेक्चर में भी, इस लेक्चर में भी बहुत हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ। ये वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर आएगा, अभी फ़िलहाल मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं क्वेश्चन यहाँ से देखता हूँ, वहाँ पर बोर्ड पर फ़िलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन मैं जब वीडियो बना चुका हूँगा, वीडियो बनाने के बाद एडिटिंग करूँगा, एडिटिंग के अंदर वो वीडियो क्वेश्चन वहाँ पर ऑटोमेटिकली से होगा। तो आपने कभी भी देखा होगा मैं बोर्ड यहाँ पर यूज करता हूँ, बोर्ड वहाँ का कभी यूज नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वहाँ पर मेरे को क्वेश्चन डालना है। ठीक है, ये थोड़ी सी ट्रिक्स होती है, क्रिएटिव माइंड होता है, अप्लाई करना होता है कभी कभी। देखो, तो काफ़ी मेहनत है भाई वीडियो लेक्चर्स बनाने में, ऐसे नहीं बनते हैं। चलो देखिए, 1.73 वोल्ट्स मैग्नेटन। अब देखो 1.73 वोल्ट्स मैग्नेटन कब आता है? ये √3 की वैल्यू है, पहली बात है समझ लो। 1.73 वोल्ट्स मैग्नेटन √3 की वैल्यू है, √3, और √3 कब आता है? 1 × 1+2, यानी कि जब आप नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 भरते हैं। तो मैंने आपको बहुत बार बोला था, वोल्ट्स मैग्नेटन की वैल्यू याद कर लो भाई, जब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 हो, ठीक है, तो वोल्ट्स मैग्नेटन निकालने का फार्मूला है μ = n × n+2। ये ट्रिक याद रखो, वोल्ट्स मैग्नेटन निकालने का फार्मूला है n × n+2। यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसकी यूनिट क्या होती है? Bm, वोल्ट्स मैग्नेटन। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 1 हो, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 किस में आता है? कॉम्प्लेक्स D1 D9 के अंदर, बताया था मैंने, D1 D9। तो n की वैल्यू 1 भरेंगे तो वोल्ट्स मैग्नेटन की वैल्यू आएगी 1.73, जिसको हम √3 बोल सकते हैं। चलो, अगर n की वैल्यू 2 है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, किस में आएंगे? D2 D8 में आएंगे, D2 और D8 में आएंगे। और ध्यान रखना, मैंने ट्रिक बताई थी, Dn D10 - n में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। D1 D9, D2 D8, D3 D7, D4 D6, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, n की वैल्यू भरते चले जाओ, और n की वैल्यू 2 भरोगे तो √8 आएगा, 2 भर के देख लो चाहे, √8 की वैल्यू आएगी 2.84। ठीक है, 9 का तो 3 होता है ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 3 है तो D3 D7, ये लिख लेना टेबल, बहुत ईजी है। पेपर में
हलवा टाइप क्वेश्चन है, विद इन 5 सेकेंड्स हो जाएगा ये टेबल जिसको याद है। और एन की वैल्यू 3 पुट करो, 3 पुट करोगे तो कितना आएगा 15 अंडर 15, तो 16 का 4 होता है, 15 का होता है 3.87 कर लोगे। एन की वैल्यू 4 हो, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर 4 हो जाए तो D4 D6 के अंदर आएगा ये केस। अब कॉम्प्लेक्स के अंदर भरते चले जाओ, कितना आएगा अंडर 24, 4 वैल्यू बढ़ो, 4 × 4 + 2 अंडर 24, तो 25 का 5 होता है, इसका आता है 4.90 ऐसे याद रखो। और लास्ट है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने 5, तो 5 होगा तो D5 ही आएगा। और D5 आएगा तो यहाँ पर 5 × 5 + 2 क्या होता है अंडर 35, तो 36 का तो 6 होता है ना, 35 का होता है 5.92। याद रखो मेरे भाई, ये लिस्ट जिसको याद है, बोर्ड्स मैग्नेटिक के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं नीट एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, चलिए आप देखो चारों कॉम्प्लेक्स उठा लो। फर्स्ट ऑप्शन है अमोनिया कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होता है तो कॉपर +2 है। अगला कॉम्प्लेक्स है निकल +2, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि साइनाइड कर लोगे ना, 4 साइनाइड पे -4 होता है तो निकल पे चार्ज कितना आएगा +2 आएगा। TiCl4 में 4 क्लोरीन पे कितना आता है -4, तो टाइटेनियम पे कितना आएगा +4। कोबाल्ट ऊपर कितना है COCl6, देखो ऐसे ही ये COCl6 4 नेगेटिव, तो X - 6 - 4 कितना आएगा +2, लास्ट है कोबाल्ट +2। पूछा क्या है अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसमें एक आएगा, देखो कॉपर +2 होता है 3D10 4s1, कॉपर होता है 3D10 4s1, तो कॉपर +2 क्या आएगा 3D9, आंसर तो यही मिल गया। 3D9 में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, तो इसका आंसर 1.73 बोर्स मैग्नेटन, एन की वैल्यू 1 आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। निकल +2 होता है 3D8, लेकिन अब देखो लिगेंड भी साइनाइड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कॉम्प्लेक्स बी ऑप्शन में देखो, ये कॉम्प्लेक्स था NiCN4 2 नेगेटिव, बी ऑप्शन देखो। ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है इस कॉम्प्लेक्स की बोर्स मैग्नेटन की वैल्यू 0 आएगी। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता था कि आउट ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेज, या आपका जेई मेंस का क्वेश्चन आ जाए ये, और जेई एडवांस में आ जाए कि इन कॉम्प्लेक्सेज में से ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिनकी बोर्स मैग्नेटन की वैल्यू 0 है। बोर्स मैग्नेटन की वैल्यू कितनी है 0, तो आपको बताता हूँ पूरे और काइंड इन्फॉर्मेशन। देखिए कॉपर +2 क्या होता है 3D9, तो बोर्स मैग्नेटन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है 1। बोर्स मैग्नेटन की वैल्यू 0 कब आएगी, जब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो, n की वैल्यू 0 हो, और n 0 होगा तो क्या आएगा μ0 आएगा। और μ0 कब आएगा, या तो d में एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो, d0 हो, या फिर d10 हो, क्योंकि d10 होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे ही नहीं। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आते हैं केवल d1 से लेकर d9 के बीच में, तभी तो बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, एक एक फंडामेंटल क्लियर करवाएंगे आपका। चलो अब देखो TiCl4 में टाइटेनियम पे प्लस चार्ज होता है ना, +4 पे क्या हो जाएगा 3D0। ठीक है, क्योंकि टाइटेनियम क्या होता है, टाइटेनियम होता है 3D2 4s2, तो टाइटेनियम पे +4 चार्ज है तो 3D0 हो जाएगा, और 3D में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो यहाँ पर n की वैल्यू 0, तो बोर्स मैग्नेटन भी कितना आएगा 0। इस कॉम्प्लेक्स में बोर्स मैग्नेटन 0 है। निकल यहाँ पर 3D8 है, लेकिन साइनाइड कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब D में 8 इलेक्ट्रॉन भर के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, लेकिन साइनाइड कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो NiCN4 के अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, तो इसकी बोर्स मैग्नेटन की वैल्यू 0 है, ऐसे आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो NiCN4 की म्यू की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स में देखो यहाँ पे क्रॉस लगेगा, आगे लगेंगे, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ध्यान रखना इस कॉम्प्लेक्स की, इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होती है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है, और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, तो दिस कॉम्प्लेक्स इज स्क्वायर प्लेनर डायमैग्नेटिक। ठीक है, हाँ जी। और लास्ट बच गया कोबाल्ट +2, तो कोबाल्ट +2 होता है 3D7, क्योंकि 4s2 निकल जाएगा 3D7, और 3D7 में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 3, तो इसका वैल्यू से कितनी आएगी 3.87 आती। कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं,
तो म्यू के ऊपर क्वेश्चन ऐसे आते हैं मेरे भाई, बोर्स मैग्नेटन के ऊपर क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपसे कॉम्प्लेक्स दे देंगे, पूछ लेंगे किस कॉम्प्लेक्स के अंदर म्यू की वैल्यू ये है, किस कॉम्प्लेक्स में म्यू की वैल्यू ये है। तो मेरे भाई ये टेबल नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़े। यस, दिस इज द कॉम्प्लेक्स पी वाई होते हैं पिरिडीन लिगेंड, पिरिडीन, अमोनिया, ब्रोमीन, क्लोरीन। इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे मेरे भाई? मैंने बोला था जब भी लिगेंड में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, क्योंकि पिरिडीन भी मोनोडेंटेट है, अमोनिया भी मोनोडेंटेट है, ब्रोमीन भी मोनोडेंटेट है, क्लोरीन भी मोनोडेंटेट है। जब सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और चारों लिगेंड डिफरेंट हो, तो एक कॉम्प्लेक्स किस टाइप का हो गया? ये कॉम्प्लेक्स हो गया MABCD टाइप हो गया। तो यहाँ पर ये आ गया प्लेटिनम, पिरिडीन, अमोनिया, क्लोरीन, ब्रोमीन, ABCD। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3 होते हैं मेरे भाई, याद रखना इस कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, लिस्ट पढ़ाई थी, लिस्ट अगले पिछले लेक्चर में जाकर देख लेना कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में कितने बनते हैं, आइसोमर का टाइप और नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कर लोगे? एक बार प्रूव करके दिखाऊं? देखो प्रूव करके दिखा देते हैं। पीटी के अंदर 4 लिगेंड है, ठीक है, यहाँ पर मान लो जो पिरिडीन है, यहाँ पर अमोनिया है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है। एक को फिक्स कर दो और बाकी को घुमाओ, जब तक घुमाओ जब तक सेम कॉन्फिगरेशन आ जाए। ठीक है, पी वाई को फिक्स कर दिया, इनको तीनों घुमाएंगे, तीनों को घुमाएंगे। देखो एक 90 का एंगल है, एक बार घुमाओ, इसको फिक्स करके एक बार घुमाओ, तो ये क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, अमोनिया यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एक बार और घुमाओ। ठीक है, तो अब अमोनिया यहाँ आ गया, क्लोरीन यहाँ आ गया, ब्रोमीन यहाँ आ गया। एक बार और घुमाओ, तो फिर अगली बार घुमाओगे तो क्लोरीन फिर से वहीं चला जाएगा जहाँ पर उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी। तो कितनी बार कितना आइसोमर बने? 3 ही तो बने, तो ध्यान रखना। तो MABCD टाइप कॉम्प्लेक्स हो तो ध्यान रखना, अगर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और ऑल लिगेंड्स आर डिफरेंट, और सारे लिगेंड कैसे हो? मोनोडेंटेट। कैसे? मोनोडेंटेट। तो मेरे भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3 बनेंगे, गांठ बांध लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़े, अब जल्दी जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चन। अगला देखो, इसी के अंदर आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। देखो इस क्वेश्चन को समझना है आपको। ये कह रहा है इन चारों कॉम्प्लेक्स में से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। मेरे भाई डी ट्रांजिशन लगा दो। क्या लगा दो? डी ट्रांजिशन। जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर D1 से लेकर D9 तक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, वो तो क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो विजिबल लाइट के अंदर क्या होते हैं? एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब। ये विजिबल लाइट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, वो कलर्ड होते हैं, तो विबग्योर में इनका कलर आ जाता है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स D0 हो या D10 हो तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, D0 में नहीं होता, D10 में नहीं होता। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। और कलरलेस का मतलब डोंट एब्जॉर्ब। देखो मैं कह रहा था ना, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट पे ले जाऊंगा और कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। ये विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते। ठीक है, ये कलर्ड होंगे, ये कलरलेस होंगे। जैसे एग्जाम्पल दूँ, कॉपर +2 विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो कॉपर +2 कॉम्प्लेक्स ब्लू होते हैं। क्यों? क्योंकि कॉपर +2 3D9 होता है, तो D1 से D9 की रेंज में आ गया। और मैं कह दूँ जिंक +2 है, तो जिंक +2 क्या होता है? 3D10 कलरलेस होता है, तो ये विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। रीजन लगाओ जल्दी। 4 कॉम्प्लेक्स उठा के देख लो, ये वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना जो बोला था मैंने, मिटा तो दिया मैंने। चलो कॉम्प्लेक्स उठाओ चारों। अभी तो पहले लिया, अरे मेरे भाई अगर ऐसे दोबारा रिपीट हो जाते हैं ना तो बहुत खुशी मिलती है। अभी बताया था टेट्रासाइनो निकलेट 2 आयन है, इसमें म्यू की वैल्यू क्या आती है? 0, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 0, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। दूसरा क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, अमोनिया न्यूट्रल होता है, तो क्रोमियम +3 कॉम्प्लेक्स है। तो क्रोमियम +3 कॉम्प्लेक्स में कन्फिगरेशन आएगी तो आपकी 3D3, क्योंकि 3D5 4S1 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अगला देखो आयरन +2,
क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता है। आयरन +2 में कॉम्प्लेक्स आएगा 3D6, ठीक है। और निकल +2 क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता है, निकल +2 होता है 3D8। तो देखो ये 3 तो आ रहे हैं मेरे भाई D1 से D9 की रेंज में। ये किस में आ रहा है? निकल कौन सा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर? +2 कॉम्प्लेक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। निकल +2 कॉम्प्लेक्स आ तो ये भी रहा है D की रेंज में 3D8, लेकिन साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कर देगा। 3D8 जब आप भरोगे ना 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कर देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा इसमें, और अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो इसके अंदर डायमैग्नेटिक होगा ये कॉम्प्लेक्स, म्यू की वैल्यू 0 आएगी। और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये विजिबल लाइट को अब्जॉर्व नहीं करेगा मेरे भाई, विजिबल लाइट को अब्जॉर्व नहीं करेगा। ये विजिबल लाइट को अब्जॉर्व कैसे करेगा? देखो आपको बताता हूँ। अगर मैं साइनाइड को रिप्लेस कर दूँ, क्वेश्चन में ट्विस्ट लाता हूँ, अगर मैं साइनाइड को रिप्लेस कर दूँ और यहाँ पर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करूँ, यहाँ पर ये कर दूँ, ये लास्ट एक कॉम्प्लेक्स मैंने कर दिया, हाँ ये कॉम्प्लेक्स दे दिया मैंने जिंक, हेक्सा अमीन जिंक +2, ठीक है। और यहाँ पर अब की बार कर दिया निकल NiCl4। अब कॉम्प्लेक्स है ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब पूछ ले आपसे कौन सा विजिबल लाइट अब्जॉर्व नहीं करेगा? अब ये नहीं करेगा क्योंकि जिंक पे +2 चार्ज है, तो जिंक +2 आएगा 3D10, ठीक है। और 3D10 के अंदर कलरलेस होते हैं, विजिबल लाइट का अब्जॉर्व नहीं करता। निकल क्लोरीन लग गया तो निकल पे +2 चार्ज ही है, निकल 3D8 ही होगा, लेकिन क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करेगा। और पेयरिंग नहीं करेगा तो मेरे भाई 8वां इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेगा, ठीक है। वो पेयर अप नहीं होगा, साइनाइड में हो गया था, क्लोरीन में नहीं होगा। और बाकी इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? 4s और 4p के अंदर, तो क्रॉस यहाँ पे लगेंगे। तो जब साइनाइड था तो हाइब्रिडाइजेशन थी DsP2 और क्लोरीन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3। ये कॉम्प्लेक्स sp3 है, sp3 टेट्राहेड्रल पैरामैग्नेटिक। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, और 2 है तो √2 × 2 + 2 √8 2.87 आएगा इसका। कर लोगे? कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, एक एक चीज़ सिखा देंगे आपको। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हलवा है, हलवा कुछ भी नहीं है, लेकिन समझ के चलना है। 4-5 कॉन्सेप्ट है यार, एक CFT है, एक VBT है, एक आइसोमेरिज्म है, एक नोमेनक्लेचर है, उसके अलावा कुछ आता ही नहीं है ससुरा। चलो अगला देखो, करे? हाँ यार वो हलवा टाइप क्वेश्चन दोबारा आ गया। ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर हाई स्पिन D4, कर लोगे? D4 हाई स्पिन, D4 हाई स्पिन में क्या होता है? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 चौथा यहाँ पे जाएगा क्योंकि हाई स्पिन है। तो नीचे की एनर्जी 0.4 × 3 प्लस ऊपर वाले की एनर्जी 0.6, तो कितना आया? -0. ये तो आ गया 1.2 -1 0.6 देखो किस में आ रहा है? D ऑप्शन है, ऑप्शन D देखो -0.6, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, कर लोगे? CFSC एक बार कैलकुलेट करना सिखा दिया, बाकी इजी हो जाता है। अगला कॉम्प्लेक्स कह रहा है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ द 2 डिफरेंट कलर्स कॉम्प्लेक्सेस विद द कंपोजिशन CONe3 की होल 4, CONe3 की होल 4, ठीक है, और Cl2, और बाहर चार्ज है +1, ठीक है। तो पहली बात तो मेरे भाई ये कॉम्प्लेक्स हो गया M, अमोनिया को A मान लिया, MA4B2 टाइप हो गया ये। तो जब कॉम्प्लेक्स MA4B2 टाइप हो तो ध्यान रखना 2 आइसोमर बनते हैं, 2 आइसोमर ज्योमेट्रिकल। कौन से? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा। सिस कब बनेगा? जब दोनों क्लोरीन एक साथ हो और क्लोरीन आमने सामने हो तो ट्रांस बनेगा। देखो एग्जांपल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। अगर मान लो B लिगेंड दोनों आमने सामने है और A और A यहाँ पर है, तब तो क्या बनेगा? ट्रांस। सिस बनाना है इसको, सिस कैसे बनाएंगे? मान लो B यहाँ पर हो गया, A यहाँ पर आ गया, B आसात है तो ये क्या हो गया? सिस कॉम्प्लेक्स हो गया। ये कॉम्प्लेक्स ध्यान रखना है आपको, तो ये ध्यान रखो। अब आंसर मिल गया ना इसका, कह रहा है द एग्जिस्टेंस ऑफ द 2 डिफरेंट कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस। तो आंसर आ गया इसका, कौन सा आएगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगा। लिंकेज हो नहीं सकता क्योंकि लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए देखो कंडीशन क्या है? लिगेंड एम्बिडेंटेड होना चाहिए। नाइट्रो होता तो ONO हो जाता, CN होता तो NC हो जाता, आइसोसाइनो, ठीक है।
एक और है SCN होता तो NCS हो जाता, आइसोथियोसाइनेटो थियोसाइनेटो। तो ये 3 लिगेंड आपको नजर आ जाए तब तो लिंकेज आइसोमेरिज्म होता, अब नहीं होगा। अगला एक ऑप्शन और देखो, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अरे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तो वहाँ लगता है जहाँ कॉम्प्लेक्स 2 हो, जहाँ पर 2 ब्रैकेट नजर आए ना आपको, एक ब्रैकेट और एक ब्रैकेट और, बस लिगेंड को एक्सचेंज कर दें, सेंट्रल मेटल आयन को फिक्स कर दो, लिगेंड एक्सचेंज कर दें, वहाँ पर होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और आयनाइजेशन तो वहाँ काम करेगा जहाँ लिगेंड बाहर क्या हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हो। इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिगेंड ही नहीं है, तो आंसर इसका क्या आएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और MA4B2 टाइप के कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, एक सिस एक ट्रांस। तो सिस तो आएगा कलर्ड, ट्रांस आएगा कलरलेस। ठीक है, कर लोगे, या सिस ट्रांस दोनों के अलग अलग कलर आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, कि आउट ऑफ TiF6 2 नेगेटिव, कहला कॉम्प्लेक्स है TiF6, बाहर है 2 नेगेटिव। अगला है COF6 3 नेगेटिव। अगला है CuCl2 Cu2Cl2, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट है NiCl4, ये तो अभी पढ़ाया था, NiCl4 2 नेगेटिव। ठीक है, एटॉमिक नंबर दे रखे हैं, कह रहा है कौन सा कलरलेस स्पीसीज है। अरे आसान है मेरे भाई, कलरलेस कौन सा होगा, जो D0 या D10 होगा। और कलर्ड कौन से होंगे, जो D1 से लेकर D9 होंगे। ट्रिक याद रखो, D1 से D9 कलर्ड, विजिबल लाइट में एब्जॉर्ब होंगे, और D1 से D10 D1 D0 कलरलेस। ठीक है, क्योंकि डी ट्रांजिशन शो नहीं करते। अब देखो कॉपर, यहाँ पर चार्ज निकालो कॉपर पे, 2 क्लोरीन पे -2 होता है, तो एक कॉपर 2 है यहाँ पर। देखो ये तो होता है CuCl2, इसको बोलते हैं क्यूप्रिक। ये कॉपर के +2 चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ पर Cu2Cl2 है, तो कॉपर पे प्लस चार्ज है +1, तो क्यूप्रेस है ये। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर पे चार्ज कौन सा है, +1, और कॉपर +1 मेरे भाई 3D10 होता है। और 3D10 किस रेंज में आ गया इसमें, तो कलरलेस हो गया ये। टाइटेनियम का देखो, टाइटेनियम पे चार्ज X मान लिया, 6 फ्लोरीन पे -6, चार्ज ऊपर कितना है, बराबर कर दो -2, X -6 ऊपर कितना है, -2 बराबर कर देंगे, तो X पे वैल्यू आएगी +4। तो टाइटेनियम पे चार्ज जब +4 है तो टाइटेनियम होता है 3D2 टाइटेनियम क्या होता है, 3D2 4 इलेक्ट्रॉन निकालो तो 3D0, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो ये भी D0 की रेंज में आ गया। तो ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है, तो आंसर तो मिल गया हमें। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सी ऑप्शन देखो, TiF6 2 नेगेटिव और Cu2Cl2। और बाकी कॉम्प्लेक्स और चेक कर लेते हैं। ये तो पैरामैग्नेटिक है, तो कलर्ड आएगा, बताया था। इसमें 3D8 कॉन्फ़िगरेशन थी और 3D8 में कलरलेस नहीं होगा ये। अगर ये साइनाइड होता ना तो हो सकता था। ठीक है, क्योंकि साइनाइड होता तो कलरलेस हो जाता फिर, क्योंकि लिगेंड पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं आते, कलरलेस होता है ये। और अगला एक है COF6, यहाँ पर कोबाल्ट पे आएगा +3 चार्ज, और कोबाल्ट +3 होता है 3D6। तो ये भी, इसमें भी फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे। 3D6 भर के देख लो, 1 2 3 4 5 6, 4 अनपेड आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। तो आंसर ये और ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। चलो अगले और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन ले देखते हैं। अगला क्वेश्चन, दिस इज ऑन स्क्रीन नाउ। अरे फिर से वही रिपीट हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। कौन सा विजिबल लाइट का एब्जॉर्ब करेगा। देखो पहला कॉम्प्लेक्स में देखो वाटर न्यूट्रल है, अमोनिया न्यूट्रल है। साइनाइड स्कैंडियम वाला कॉम्प्लेक्स देखो, वाटर न्यूट्रल है, अमोनिया न्यूट्रल है, तो स्कैंडियम पे चार्ज कितना आएगा, +3, कॉम्प्लेक्स नंबर 1। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पे जाओ, इथाइलिन डाइमीन न्यूट्रल है, ठीक है, अमोनिया भी न्यूट्रल है, तो ओवरऑल टाइटेनियम पे कितना आएगा, +4। थर्ड कॉम्प्लेक्स पे आ जाओ, अमोनिया न्यूट्रल है तो क्रोमियम पे चार्ज कितना आएगा, +3। फोर्थ कॉम्प्लेक्स पे जाओ, अमोनिया न्यूट्रल है तो जिंक पे चार्ज आएगा +2, तो जिंक +2 होता है 3D10, क्रोमियम +3 होता है 3D3, टाइटेनियम +3 होता है 3D0, और स्कैंडियम +3 भी होता है 3D0। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +4, कॉपर +1 और जिंक +2। 3D सीरीज में 4 मेंबर याद रखना, कॉपर +1 और जिंक +2 दोनों 3D10 होते हैं, स्कैंडियम +3 और टाइटेनियम +4 दोनों 3D0 होते हैं।
इनमें कलर नहीं आते, ये कलरलेस है, विजिबल लाइट का ऑब्जर्व नहीं करते चारों आयन, याद रखना। तो ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, बचा कौन? ऑप्शन 3 द करेक्ट आंसर। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हलवा क्वेश्चन था, करवा दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा? कॉम्प्लेक्स देखो चारों है, एक है COEN2Cl2, इसमें तो सोचना ही नहीं थे, करेगा ये तो, क्योंकि जहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स आ गया ना MEN2BN2, तो एक बाइडेंटेड लिगेंड है दो, एक तो सिस ट्रांस को आइसोमेरिज्म शो करेगा ये, तो ऑप्टिकल भी शो करेगा, क्योंकि सिस ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, तो बिल्कुल करेगा। ऑप्शन ए तो करेक्ट है। ऑप्शन बी पे आओ, सी देखो, सी में CO है, इथाइलिन डाइएमीन भी है, क्लोरीन भी है और 2 अमोनिया है, ठीक है। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है और इस बाइडेंटेड लिगेंड के आने की वजह से प्लेनोसिमेट्री चली जाएगी मॉलिक्यूल से। इस कंपाउंड के अंदर प्लेनोसिमेट्री नहीं आएगी, देयर विल बी नो प्लेनोसिमेट्री इन दिस मॉलिक्यूल एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अब्सेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। ये कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली एक्टिव शो करेगा, बिल्कुल करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। COEN3 ये भी ऑप्टिकली एक्टिव बताया, ये तो बताया था कि अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तीनों लिगेंड बाइडेंटेड है तो कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, बच कौन गया? एक ही बच गया, वो क्यों इनएक्टिव बताता हूँ, क्योंकि CONH3 की होल थ्राइस और Cl3 की होल थ्राइस, ठीक है, बिल्कुल। कारण देखो, अगर कॉम्प्लेक्स MA3B3 टाइप हो, 3 लिगेंड एक जैसे हों और 3 लिगेंड एक जैसे हों, तो इसमें 2 आइसोमर बनते हैं, एक फेशियल और एक मेरिडियोनल, फेस कॉर्मर आइसोमर बनते हैं। मान लो मैं कह दूँ ये आइसोमर बना 1 2 3 4 5 6, तो 3A एक तरफ है और 3B एक तरफ है, इस तरीके से कट जाएगा मॉलिक्यूल इक्वल हाफ में, ऐसे काट दो, ठीक है। देखो AB अलग हो गया, AB अलग हो गया, प्लेन पास हो गया AB के अंदर से, ठीक है। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर प्लेनोसिमेट्री आ सकती है फेशियल आइसोमर के अंदर, तो ध्यान रखना। तो MA3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। मिल गया आंसर, तो ध्यान रखना है। और इसकी भी लिस्ट दे रखी है मैंने, वो ध्यान से याद रखना, ठीक है। फिर से दे दें लिस्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। देखो यहाँ पर एक डायग्राम नजर आ रहा होगा आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, देखिए एक बार लिस्ट में। देखो ऊपर 2 ब्रांचेज लगी हुई हैं, एक लिख रखा है CN4, एक CN6। CN4 का मतलब हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4, एक हो गया CN6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। तो कैसे करोगे? देखो पहला कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है स्क्वायर प्लेनर। अरे भाई स्क्वायर प्लेनर जो, ध्यान रखना, कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, देयर विल बी नो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में सिस फॉर्म होती है, एक ट्रांसफॉर्म होती है। सिस के अंदर आ जाती है प्लेनोसिमेट्री, सिस में तो क्या जाती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। और ट्रांस में क्या जाती है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। ट्रांस में क्या जाती है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। और मैंने बता रखा है कि किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कंडीशन क्या है? उसमें किसी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। लेकिन सिस कॉम्प्लेक्स में प्लेन आ गया, ट्रांस में एलिमेंट ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गई, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दे डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। याद रखना, ठीक है। तो इसकी बात तो हो गई खत्म। चलो आगे बढ़ो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर ही टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, ठीक है। पहली बात, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर अगर सारे लिगेंड एक जैसे हों तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मान लो MA4 टाइप कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये ज्योमेट्रिकली भी शो नहीं करेगा, ऑप्टिकली भी शो नहीं करेगा। ये 2 ही कंडीशन में शो कर सकता है। लिख रखा है, देखो लाइन पढ़ो कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैन एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन फॉलोइंग टाइप्स। 2 टाइप है, एक तो सारे लिगेंड अलग अलग हों, MABCD, चारों लिगेंड अलग अलग हो। तो अब जब चारों लिगेंड अलग अलग होंगे तो उस कंपाउंड में किसी प्रकार की एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पास नहीं हो सकती, एंड ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री दैट कंपाउंड विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आपको याद रखना है, लाइन लिख लो कि द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद ऑल डिफरेंट लिगेंड्स
बिकॉज द सेंट्रल मेटल आयन विल बिहेव लाइक ए कायरल सेंटर। याद है ना आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते थे कि द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, the carbon is known as chiral carbon and the compound will show optical activity. That's why in the case of optical coordination complexes, if the central metal ion is attached to 4 different ligands, the central metal ion will behave as a chiral center, and that's why no element of symmetry can pass through which can divide the molecule in 2 equal halves. That's why the complex will be optically active. कैसा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन? आ रहा है नहीं मज़ा? डेफिनेटली आएगा मेरे भाई। कॉन्सेप्ट जब क्लियर होता है ना, मुंह से जुबान से ऐसे ऐसे वर्ड्स निकलते हैं, आप फ्लो में बोल जाओगे मेरे भाई। जब भी टीचर बनोगे, नो डाउट, मैं नहीं चाहता आप अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ, आप अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाओ, लेकिन टू गेट एडमिशन इन द reputed medical college या to get admission in the reputed IT is not should be not your aim। ये आपका एम नहीं होना चाहिए। आपका पहला एम होना चाहिए कि आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है, ठीक है, और इतनी नॉलेज लेनी है। यार अगर IIT मिल भी गई और वहाँ से भी IIT इंजीनियरिंग करने के बाद या मेडिकल कॉलेज से MBBS लेने के बाद आपको अच्छी नॉलेज नहीं है या फिर आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है काम में, तो फिर मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो आपको बहुत इंटरेस्ट के साथ चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है Ma2, मतलब अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और दोनों लिगेंड कैसे हो, दोनों लिगेंड उसके अंदर कैसे हो आपके भाई, बाइडेंटेड लिगेंड हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, एग्जांपल दे दिया मैंने, ये रहा NiEN2, ठीक है, और यहाँ पर +2 चार्ज लगा देता हूँ। देखो निकल 1 2 3 4, तो एक बन गया ईन यहाँ पर, एक ईन बन गया यहाँ पर, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से मान लो, ठीक है। तो इथाइलिन डाइमीन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद बोथ बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है, इट विल आल्सो शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और एक MABCD, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, देखो फिर से रिकैप ले लो। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते क्योंकि सिस में प्लेन आ जाता है, ट्रांस में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आ जाती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ 2 cases, if the complex is MABCD type, all the ligands are different, central metal ion acts behaves as a chiral center, so and the tetrahedral complexes with the 2 bidentate ligand, that will also show optical isomerism। अगले बढ़िए, चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे आ जाते हैं। टेबल में देखिए, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो लिख रखा है कि द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन द फॉलोइंग कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन देखो, जब लिगेंड में सारे ABCDEF सारे लिगेंड डिफरेंट हो, क्योंकि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 के 6 लिगेंड डिफरेंट होंगे तो द नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कैन डिवाइड द मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल हाफ। तो ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री द कॉम्प्लेक्स विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो दैट्स व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। अगला देखो, MAA4 टाइप, यानी कि एक लिगेंड बाइडेंटेट हो, MAA4 टाइप। मैं आपको एग्जांपल दूँ इसका, देखो यहाँ पर ले लिया, जैसे M ले लिया कोबाल्ट, AA ले लिया ईन, और A4 ले लिया 4 क्लोरीन। तो अगर एक बाइडेंटेड लिगेंड आ रहा है, ये बाइडेंटेड लिगेंड कंपाउंड में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं आने देगा, तो दैट्स व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। आगे देखो, फिर से 2 बाइडेंटेड लिगेंड आ जाए, ये तो काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला 2 बाइडेंटेड लिगेंड आ जाए तो इस कॉम्प्लेक्स में एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा। ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, सिस ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और सिस की मिरर इमेज भी ऑप्टिकली एक्टिव होगी। तो 2 सिस और सिस की मिरर इमेज, तो वो तो हो गया, और दूसरा ट्रांस, ठीक है, ट्रांस इनएक्टिव है, तो इसमें 3 आइसोमर बनेंगे, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इस बात को। और लास्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज विद ऑल बाइडेंटेड लिगेंड, सारे लिगेंड बाइडेंटेड हो, जैसे क्रोमियम ले लिया और बाहर लगा दिया मैंने EN3, ठीक है, पार्ट +2। एक और ले लेता हूँ, क्रोमियम ऑक्जेलेट 3 और बाहर चार्ज ले लिया -3। आपसे पूछ लिया कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली एक्टिव है, क्यों? कारण कि क्रोमियम पे चार्ज X, एक ऑक्जेलेट पे चार्ज होता है -2, पढ़ाया था ना अभी, तो 3 ऑक्जेलेट पे कितना आएगा -6, बाहर चार्ज कितना है -3, तो X की वैल्यू आएगी +3। तो ये क्रोमियम +3 कॉम्प्लेक्स है लेकिन ऑक्जेलेट है, दिस इज ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमियम या क्रोमेट 3 आयन। तो नो डाउट कर लोगे आप इसको। तो दिस इज आल्सो ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज ऑक्जेलेट इज द बाइडेंटेड लिगेंड एंड द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद ऑल 3 बाइडेंटेड लिगेंड इट विल आल्सो शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग। तो 4 केस याद रखने, 1 2 3
3 ये रहा, चौथा ये रहा, कर लोगे? टेबल आपको सामने है ही। और नीचे एक लाइन और लिखी हुई देखो कि MAA-B2A2 टाइप जो कॉम्प्लेक्स होते हैं 3 आइसोमर शो करते हैं। फिर से लिखा हुआ है, एक सिस, एक ट्रांस और तीसरा मिरर इमेज ऑफ सिस। तो मिल गया ना ये टेबल, जिसको याद है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की टेबल मैंने पिछले लेक्चर में दी, लेक्चर नंबर 1 में, उसको जाकर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की टेबल याद कर लेना। कर लोगे क्वेश्चन? जेईई मेंस, जेईई एडवांस तक के क्वेश्चन हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। चलो, नीट का तो हलवा है। अगला क्वेश्चन ले, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको काफ़ी नॉलेज मिल गई। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, क्या था क्वेश्चन? ये तो हो गया, हाँ ये भी हो गया। कौन सा ज्योमेट्रिक ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा? हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है शायद कि अगला देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी विल बी मैक्सिमम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको 4 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, कह रखा है किस कॉम्प्लेक्स के अंदर डेल्टा ओ की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। ठीक है, करके देखते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स है CO H2O की होल 6 + 3 चार्ज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपसे डिस्कस करूंगा भी। अगला है CO NH3 होल 6 + 3 चार्ज, CO साइनाइड 6 - 3 चार्ज, और अगला है CO ऑक्जिलेट 3 - 3 चार्ज। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। इसमें इफेक्ट लगेगा, देखो कौन सा, ध्यान से समझना, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट सब में सेम है। देखो यहाँ पर CFSC की वैल्यू है और यहाँ पर कॉन्सेप्ट पता क्या लगेगा, सुन लो ध्यान से। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। बहुत क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपका एग्जाम जेईई मेंस का हो, जेईई एडवांस का हो, नीट का हो या एनी ऑफ द कॉम्पिटिशन एग्जाम, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। कैरेक्टर अफेक्टिंग, देखो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और इसके ऊपर ध्यान से सुनना। जब मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 पढ़ाया है, इसमें इस फैक्टर के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन दिए हैं, वो लेक्चर जरूर जाकर देख लेना भाई। लेक्चर को देखो यार, लेक्चर 1, ठीक है, लेक्चर 2 चल रहा है, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSC, बार बार जोर इसलिए देता हूँ ताकि आप जाकर देखो। लेक्चर लेंथी जरूर होते हैं मेरे भाई, इन्फॉर्मेटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन के लिए बैठोगे, नॉलेज के लिए बैठोगे तो चैनल इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। तो CFSC की वैल्यू देखो। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन का नेचर CFSC को कैसे अफेक्ट करता है? सेंट्रल मेटल आयन के नेचर में 2 बात आती है, एक तो सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट और एक सेंट्रल मेटल आयन का एटॉमिक साइज। ध्यान रखना 2 बातें। एटॉमिक साइज जितना स्मॉल होगा, स्मॉलर इज द साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, हाइयर इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। मैं आपको कॉन्सेप्ट पे लेके जा रहा हूँ, पहली बात तो समझ लेना। इस क्वेश्चन को कुछ समय के लिए भूल जाओ, पहले बात करते हैं बेसिक की, ठीक है। सेंट्रल मेटल आयन का नेचर, उसमें 2 बातें आती हैं, एक तो एटॉमिक साइज, तो इसमें ध्यान रखना एटॉमिक साइज की जो बात आती है किसकी, सेंट्रल मेटल आयन की, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ CFSC। लिख लो ये कॉन्सेप्ट, यानी कि स्मॉलर इज द साइज ऑफ स्मॉलर इज द एटॉमिक साइज, आयनिक साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, CM आयन का मतलब सेंट्रल मेटल आयन, मोर इज द वैल्यू ऑफ CFSC। तो आपको मान लो 4 आयन दे रखे हैं, 4 कैटायन, और लीगेंड एक जैसे हैं, चार्ज भी सब पर एक जैसा है। तो आपको अगर सेंट्रल मेटल आयन की साइज पता है, तो जिसका साइज सबसे स्मॉल होगा उसकी सेंट्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। कारण क्योंकि स्मॉलर द साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, बेटर इज द इंट्रैक्शन ऑफ द लीगेंड विद द सेंट्रल मेटल आयन। क्योंकि साइज छोटा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, उसका लीगेंड की इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो ध्यान रखेंगे। दूसरी बात ये तो हो गई। दूसरी बात देखो, एटॉमिक साइज ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CFSC वैल्यू। एग्जाम्पल दो आपको, मानो 2 एग्जाम्पल देखते हैं। देखो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ जाए, आपको कह दूं मैं, ये 2 कॉम्प्लेक्स है, एक है कॉम्प्लेक्स FeCN6 4 नेगेटिव, एक में कह दूं कॉम्प्लेक्स है FeCN6 3 नेगेटिव, ठीक है। आपसे कहते हैं दोनों कॉम्प्लेक्स में से किस कॉम्प्लेक्स की CFSC वैल्यू ज़्यादा आएगी और क्यों आएगी। देखो आयरन
यहाँ भी 6 साइनाइड है, यहाँ भी 6 साइनाइड है, लेकिन यहाँ पे चार्ज देखो -4 है, यहाँ पे चार्ज कितना है -3। यहाँ पर सेंटर एलिमेंट आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2, यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3। ये कौन सी फॉर्म है? फेरस। ये कौन सी फॉर्म है? फेरिक। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होता है ना, CFSC की वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो नो डाउट इस कॉम्प्लेक्स की CFSC वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो याद रखना मेरे भाई, हाइयर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, हाइयर इज द CFSC। तो सेंट्रल मेटल आयन का नेचर CFSC को 2 बातों से अफेक्ट करता है, एटॉमिक साइज स्मॉल होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होनी चाहिए। याद आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात आती है नेचर ऑफ द लीगेंड। दूसरी बात किस में आती है? नेचर ऑफ द लीगेंड। यहाँ पर लीगेंड का नेचर ही तो है। देखो यहाँ पे भी कोबाल्ट पे चार्ज +3 है, यहाँ भी कोबाल्ट पे चार्ज +3 है, यहाँ भी कोबाल्ट पे चार्ज +3 है, और मेरे भाई यहाँ भी चार्ज कोबाल्ट पे +3 है। चारों कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट पे चार्ज +3 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो CFSC वैल्यू की सेम आनी चाहिए। लेकिन लीगेंड यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर अमोनिया है, यहाँ पर साइनाइड है, यहाँ पर क्या है? ऑक्जेलेट। याद कैसे करोगे CFSC की वैल्यू को? तो यहाँ पर एक बात आती है मेरे भाई, उस कॉन्सेप्ट का नाम है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता क्या कहती है? कि अगर आपके पास लीगेंड है, उन लीगेंड्स का आपको लीगेंड फील्ड भी पता है, तो हाँ, लीगेंड फील्ड जितना ज़्यादा होता है ना, CFSC की वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड के केस में CFSC की वैल्यू कम होती है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में CFSC की वैल्यू ज़्यादा होती है। याद रखोगे? चलो इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में याद रखने की ट्रिक बताता हूँ। देखो, आई बहार सनम कल से फिर, ये वर्ड याद रखो पहले तो। आयोडीन, ब्रोमीन, थायोसाइनेट, क्लोराइड, सल्फाइडो और फ्लोराइडो, इन चारों में ध्यान रखना। ये भी लीगेंड की स्ट्रेंथ है हैलोजन के अंदर। हैलोजन के अंदर ये ऑर्डर होता है। ठीक है, मान लो ये कि चारों कॉम्प्लेक्स होते, ध्यान से सुनना, अगर ये चारों कॉम्प्लेक्स होते, यहाँ पर फ्लोरीन होता, यहाँ पर 6 क्लोरीन होते, यहाँ पर 6 ब्रोमीन होते, यहाँ पर 6 आयोडीन होते, फिर एग्जामिनर पूछ लेता किसकी CFSC वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो ध्यान रखना ये ऑर्डर है। CFSC वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है फ्लोराइड कॉम्प्लेक्स की, फिर क्लोराइड की, फिर ब्रोमाइड की, फिर आयोडाइड की। ठीक है, क्योंकि लीगेंड का साइज भी मैटर करता है। स्मॉलर इज द साइज ऑफ लीगेंड, मोर इज द CFSC वैल्यू। ठीक है, और बेसिक स्ट्रेंथ मैटर करती है। क्या मैटर करती है? बेसिक स्ट्रेंथ। इसमें बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है? फ्लोराइड आयन की। सबसे कम किसकी है? आयोडाइड की। तो 4 वैल्यू ध्यान रखना, आई, बहार, सनम, कल से फिर। ठीक है, और आप देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने का तरीका बताता हूँ। जो एक वर्ड याद रखो, होंक। मैंने पिछले लेक्चर में बोला था, होंक। होंक हैलाइड डोनर, H का मतलब हैलाइड डोनर, O का मतलब ऑक्सीजन डोनर, N का मतलब नाइट्रोजन डोनर, और C का मतलब कार्बन डोनर। भाई साहब, इतनी बढ़िया ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जब लेक्चर लेकर आता हूँ ना डिलीवर करने के लिए, चाहे 2 दिन में आऊँ 3 दिन में आऊँ, तो बहुत ही तैयारी के साथ आता हूँ। मेरा लेक्चर हमेशा प्रिपेयर्ड होता है कि आपको मैं बेस्ट इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, यहाँ पर फीड है, वो आपके दिमाग में भी होनी चाहिए। ये मेरा हमेशा इंटेंशन रहता है, यही मेरा मोटिव होता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। तो जो हैलाइड डोनर होते हैं उनकी CFSC वैल्यू देखो, लेफ्ट से राइट की तरफ चलना है, लेफ्ट से राइट की तरफ। हैलाइड डोनर होते हैं उनकी CFSC वैल्यू सबसे कम होती है। ऑक्सीजन डोनर लीगेंड होते हैं, मतलब ऑक्सीजन डोनर लीगेंड समझ गए, मतलब जिनमें सेंट्रल मेटल आयन से जो लीगेंड अटैच होगा, उस लीगेंड के अंदर डोनेटिंग साइट ऑक्सीजन के पास हो। ठीक है, ऑक्सीजन डोनर लीगेंड। एग्जाम्पल दूंगा अभी आपको, देखो, आई बाहर सानम कल से फिर, याद हो गया। होंक के बाद कौन आएगा? ऑक्सीजन डोनर। ऑक्सीजन डोनर में 3 याद रखने हैं, OH ऑक्जिलेट वाटर, OH नेगेटिव, ऑक्जिलेट और वाटर। 3 याद रखो बस, OH ऑक्जिलेट वाटर, OH ऑक्जिलेट वाटर। OH के अंदर भी हाइड्रोक्साइड, ऑक्जिलेट में भी और वाटर में भी, तीनों लीगेंड कौन से हैं? ऑक्सीजन डोनर हैं। ठीक है, फिर नाइट्रोजन डोनर में याद रखो, नाइट्रोजन डोनर के याद रखने की ट्रिक है, इससे आगे बढ़ेंगे। पिरिडीन, इन, अमोनिया, अमोनिया इन आता है, पिरिडीन,
अमोनिया इन, याद रखो क्योंकि मैं मोस्ट कॉमन लिख रहा हूँ जो बार बार एग्जाम में आते हैं। पिरीडीन, फिर अमोनिया, पिरीडीन में भी नाइट्रोजन डोनर होता है, अमोनिया में भी नाइट्रोजन डोनर होता है, इथाइलिन डाइमिन में भी नाइट्रोजन डोनर होता है, और इन से ज़्यादा आता है नाइट्रो। ये 4 याद रखो बस। पहले ये 6 की लिस्ट आई बाहर सनम, कल से फिर हो गया। उसके बाद 3 ऑक्सीजन डोनर, ऑक्जेलेट, OH ऑक्जेलेट वाटर, OH ऑक्जेलेट वाटर, 3 बार बोल के देख लेना, OH ऑक्जेलेट वाटर, OH ऑक्जेलेट वाटर। इसको कैसे बोलोगे? पिरीडीन अमोनिया इन, 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 नाइट्रो। हो गया, ये हो गए नाइट्रोजन डोनर। तो हो गया यहाँ से यहाँ तक हैलाइड डोनर, क्योंकि इसमें हैलाइड डोनर मेजर है। HON, N के बाद सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं कार्बन डोनर, और कार्बन डोनर में 2 हैं, एक CN नेगेटिव और लास्ट है सबसे स्ट्रॉन्ग कार्बोनिल। कार्बोनिल सबसे राइट में आता है, आयोडीन सबसे लेफ्ट में आता है, आयोडीन सबसे लेफ्ट में, उधर राइट में। तो पहले 6 ये, 6 के बाद 3 ये, फिर 4 ये और 2 ये। HONC, होंक, पकड़ लो, दिखाऊं? वाटर ऑक्सीजन डोनर, अमोनिया नाइट्रोजन डोनर, साइनाइड कार्बन डोनर, साइनाइड क्या है? कार्बन डोनर, ऑक्जेलेट ऑक्सीजन डोनर। अरे यार खत्म हो गया क्वेश्चन। ऑक्सीजन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर, ये रहा कार्बन डोनर। होंक वर्ड, कार्बन डोनर, लेफ्ट से राइट चलेंगे CFSC वैल्यू बढ़ती है। HONC, लेफ्ट से राइट चलो CFSC वैल्यू बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा CFSC वैल्यू किसकी आएगी? इसकी आएगी, इसकी CFSC वैल्यू। सबसे कम किसकी आएगी? अब देखो सबसे कम इसकी आएगी, अब कार्बन से कम दूसरे नंबर पे इसकी आएगी। फिर अब ऑक्सीजन डोनर 2 है, OH भी है ऑक्जेलेट भी है। देखो OH और ऑक्जेलेट तो पढ़ाया था, वाटर और ऑक्जेलेट के अंदर कौन है? वाटर। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको भाई याद रखना है आपको, ठीक है। और CFSC के ऊपर एक क्वेश्चन और रिलेट करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन को और रिलेट करता हूँ इसमें। अगर मान लो आपको यही 4 कॉम्प्लेक्स दिए होते, यही चारों कॉम्प्लेक्स आपसे पूछ ले ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो विजुअल लाइट के अंदर सबसे कम वेवलेंथ को ऑब्जर्व करेगा। ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो विजिबल लाइट के अंदर मिनिमम वेवलेंथ को एब्जॉर्व करेगा, मतलब अगर कलर दे रहा है तो देखो CFSC की जो वैल्यू होती है ना, CFSC की जो वैल्यू होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की जो वैल्यू होती है ना, द वैल्यू ऑफ CFSC इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लिख के चलो ये बात, ठीक है। प्रूव करूँ, क्योंकि एनर्जी होती है E इजिकल टू एच न्यू, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है E इजिकल टू एच न्यू, E इजिकल टू एच न्यू क्या होता है? C बाई लैम्डा, C बाई लैम्डा। H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट है। तो एनर्जी लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एनर्जी क्या होती है लैम्डा के, चाहे वो एनर्जी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्यों ना हो, एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो उसमें पूछ लेते हैं ना किसकी मिनिमम लैम्डा की वैल्यू है, तो वही कॉम्प्लेक्स आंसर आएगा, ठीक है। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन मेरे भाई एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, इसको बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSC। तो सेंट्रल मेटल आयन हो गया, नेचर ऑफ लिगेंड हो गया, नेचर ऑफ लिगेंड के बेस पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है। और फिर डिपेंड करता है, मान लो एक कॉम्प्लेक्स कह दिया मैंने CO कोबाल्ट के साथ मैं कॉम्प्लेक्स दूँ अमोनिया, कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया है और +2 चार्ज है। कोबाल्ट के नीचे ले लिया रोडियम, 6 अमोनिया है +2 चार्ज है। और कोबाल्ट के नीचे, कोबाल्ट होता है रोडियम, और रोडियम के नीचे ले लिया मैंने प्लेटिनम, ठीक है। और यहाँ भी +2 चार्ज है, ठीक है। अब देखो अमोनिया अमोनिया अमोनिया, लीगेंड तीनों सेम है। तो लीगेंड का क्रिस्टल फील्ड इसमें पूछ लिया आपसे CFSC का ऑर्डर क्या आएगा इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, CFSC का ऑर्डर पूछा है आपसे, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, +2 +2 +2, लीगेंड भी सेम है, ठीक है। तो अब अफेक्ट क्या करेगा? टाइप ऑफ d ऑर्बिटल। कोबाल्ट में ऑर्बिटल है 3D, रोडियम होता है अगली सीरीज में 4D सीरीज का है, और प्लेटिनम है 5D सीरीज का। तो मेरे भाई याद रखना 3D सीरीज से 4D सीरीज पर जाते हैं तो CFSC की वैल्यू 50% इंक्रीज कर जाती है, याद रखना। और 4D से 5D सीरीज पर जाते हैं तो CFSC की वैल्यू फिर से 50% इंक्रीज कर जाती है, ठीक है।
तो सबसे हाईएस्ट CFSE वैल्यू किसकी आएगी? इस कॉम्प्लेक्स की, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स की। तो अगर मैं कह दूँ ये कॉम्प्लेक्स थर्ड है, ये कॉम्प्लेक्स सेकंड है, ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, तो CFSE का ऑर्डर कितना आएगा? थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। दिस इज द ऑर्डर ऑफ CFSE। और जो CFSE का ऑर्डर है, वेवलेंथ का ऑर्डर उसका अपोजिट आएगा, क्योंकि जिसका CFSE हाईएस्ट है उसकी वेवलेंथ सबसे कम आएगी। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ मैं, अगर कह दे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर CFSE की वैल्यू 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स है, कितनी है? 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। आपसे पूछ ले इस कॉम्प्लेक्स की बताओ, किसकी? इस कॉम्प्लेक्स की, उसकी दे दी। तो देखो इसकी अगर 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स है, तो अगले कोबाल्ट से जब मैं रोडियम पे आऊँगा तो 50% बढ़ेगी। तो अगर 3D वाले की 18,000 है, तो 18,000 का 50% कितना होता है? 9,000। तो 18,000 में 9,000 जोड़ो, इस वाले की आएगी 27,000, इस वाले की 27,000 होगी। अब 5D पे आएंगे तो फिर 50% बढ़ेगा। 27,000 का 50% कितना होता है? 13,500। 27,000 में 13,500 जोड़ दो, 40,500 सेंटीमीटर इनवर्स। मेरे भाई ऐसे ऐसे फंडामेंटल सिखा के जाऊंगा आपको, याद करोगे, डेफिनेटली नॉलेज बिल्डअप हुई। ऐसे याद रखना है। मान लो एक CFSE वैल्यू दे रखी है तो बाकी भी निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलो, तो आपको सारे फंडामेंटल मैंने आपको ऑलमोस्ट क्लियर कर दिए हैं, तो आई थिंक आपको कोई डिफ़िकल्टी होनी नहीं चाहिए। अब मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, कोई एक क्वेश्चन आधा बच तो नहीं गया है, ठीक है। आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ओहो, बचा हुए हैं यार क्वेश्चन, अभी तो बच रहे हैं मेरे भाई, बच गए। अभी क्वेश्चन बच रहे हैं 7-8, तो आई थिंक एक लेक्चर और बनाना पड़ेगा हमें। कोई नहीं, एक लेक्चर कल ले लेंगे, अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी, तो आई थिंक एक लेक्चर कल और ले लेंगे। 40-45 मिनट का लेक्चर बनेगा, मैक्सिमम 30 मिनट का लेक्चर बनेगा, क्योंकि 5-7 क्वेश्चन बच गए हैं, तो उनको हम अगले लेक्चर में ले लेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर 2, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2। मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बहुत मेहनत की है मैंने इस लेक्चर के ऊपर। अभी तो वीडियो बनी है, उसको एडिटिंग करने में काफ़ी समय लगेगा। तो दिस इज़ हम्बल रिक्वेस्ट टू शेयर टू ईच एंड एवरी पर्सन विच आर यूर कॉन्टैक्ट। आपके कलीग्स हों, आपके फ्रेंड सर्कल में हो, आपके फ्रेंड्स हो, उनको बताइए मेरे भाई कि देयर इज़ ए पर्सन हु इज़ वर्किंग हार्ड फॉर अस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। बने रहे हमारे साथ, और चैनल को जो पहले नए हैं, अभी पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन, ताकि आपको अगले वीडियो की और आने वाले बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं साथ साथ जो बीच में पॉज ले रहा हूँ, तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर्स है ना, केमिकल काइनेटिक्स है, अभी तो आपने नितेश सर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज देखी है, अभी आपने सर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज देखी है, ब्लॉक केमिस्ट्री की, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। अभी देखना जब सर फिजिकल केमिस्ट्री पे आएंगे तो सर के पास कितनी अच्छी फंडामेंटल ट्रिक्स के साथ आएंगे। काइनेटिक्स के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर, थर्मोडायनामिक्स के अंदर, इक्विलिब्रियम के अंदर, ऐसे फंडामेंटल ट्रिक्स है मेरे पास आपके सामने। आपको देखना, फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर भी आपकी कमांड बहुत अच्छी होगी। तो इफ़ यू आर कमिंग ऑन दिस चैनल जस्ट फॉर द नॉलेज, यू विल डेफिनेटली गेट द नॉलेज। सो लेट्स मिलते हैं अगले लेक्चर में नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। एंड डोंट फॉरगेट, लक्ष्य को हर हाल में पाना।